ऑल राइट, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? तो आज की क्लास तो मैं नहीं बोलूँगा, आज के सेशन में हम लोग बहुत ही बेसिक बातें करने वाले हैं, एक दूसरे को जानने वाले हैं और समझने वाले हैं कि व्हाट सीए इज़ ऑल अबाउट, व्हाई वी आर डूइंग सीए और क्या क्या चीज़ें हमें अपनी पास्ट एजुकेशन से लिंक करते हुए आगे चलना है। एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में आज की क्लास में समझेंगे। हमारा करिकुलम क्या है, हमारा इंस्टीट्यूट कौन है और क्या है और कैसे और क्या करता है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमें एग्ज़ाम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो बहुत ही बेसिक लेवल से बातें करेंगे। मैं भी कुछ बोलूँगा और आपसे भी कुछ सुनना चाहूँगा। ओके जी, और इट विल बी अ टू वे प्रोसेस। इंटरेक्टिव क्लास को हमको यहाँ पर रखना है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। हमारे पास यहाँ पर ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। ओके जी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है इन योर फर्स्ट क्लास, दैट इज़ वाई सी ए, वाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जबकि आज के टाइम में हमारे पास इतने सारे और भी कोर्सेज हैं, इतने सारी और भी स्किल्स हैं टुगेदर, सो वाई यू हैव ऑप्टेड सी ए। मुझे सबके आंसर्स चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी यहाँ पर रिप्लाई करेंगे और जो यहाँ पर सब बच्चे हैं ऑफलाइन मोड में वो भी सब बताएंगे। हाँ जी, एक एक करके बताओ, वाई यू हैव चोजन सी ए। कुछ तो सोच के सी ए कोर्स चूज़ किया होगा। हाँ जी, रिस्पेक्टेड वे में मनी को अर्न करना। तो जो बाकी लोग हैं वो डिसरिस्पेक्टेड वे में अर्न कर रहे हैं। सीए की एक वैल्यू है। वैल्यू का क्या मतलब होता है? व्हाट डज वैल्यू मीन? हाँ जी, आप भी बताएंगे ना, आपने बोला था। वैल्यू को आप, वर्ड को आप अपने माइंड में किस तरीके से लेके चलते हैं? बताओ जी। बिल्कुल ओपनली क्लास हमको यहाँ पर रखनी है। इट इज़ नॉट लाइक कि भाई कोई बहुत ही फॉर्मल सा सेशन हो रहा है, चुप रहेंगे, सर क्या सोचेंगे। मैं सर नहीं हूँ, आई एम योर फ्रेंड। ओके जी, डिस्कशन कर रहे हैं। आपने मेरे को अपने घर पे बुलाया या मैंने आपको अपने घर पे बुलाया, बस इतनी सी बात है। और डिस्कस कर रहे हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं ये क्या ठीक है और ये हम लोग क्यों कर रहे होंगे, क्या इसके हमको एडवांटेज मिलने वाला है आफ्टर सम ईयर्स, क्या क्या रास्ते में मुश्किलें आने वाली हैं, सब चीज़ों को आज ही डिस्कस कर डालेंगे। तभी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे ना, जब मैं आपके माइंड को पढ़ पाऊंगा कि आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं, क्या वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल करेक्ट हैं, या कुछ आपको नहीं भी पता वो भी मैं बताऊं। शायद कुछ एक्सपेक्टेशन एक्चुअल में एडवांटेज आपको नहीं पता होंगे, मैं वो भी बताऊंगा। या कुछ अगर आप थोड़ा सा आपका डायरेक्शन इधर से उधर है उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो हर एक चीज़ को हम लोग बिल्कुल ग्राउंड रूट लेवल से डिस्कस करेंगे। बिलीव मी, ऐसे सेशन बार बार नहीं हो सकते। इसके बाद जब कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तब तो सीधा पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा बातें होंगी। तो ये क्लासेस या सेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बताओ जी, आपने बोला सर वैल्यू है सीए कोर्स की। मुझे पता है आपने ठीक बोला, लेकिन मैं इसका आपसे एक्सप्लेनेशन जानना चाहता हूँ। वैल्यू इन विच, इन व्हाट टर्म्स? हम वैल्यू किस चीज़ को बोलते हैं? हाँ जी, किस टर्म में आप कह सकते हैं कि वैल्यू है? सोसाइटी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्ड्स अ वेरी गुड रेपुटेशन। ऑल राइट, तो सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन बनेगी व्हेन यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेरी वेरी गुड पॉइंट। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट? टू गेट बेटर लाइफस्टाइल। तो क्या बेटर लाइफस्टाइल हमें सिर्फ सीए से ही मिलेगा, या इसके लिए और भी कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते थे तभी भी मिल सकता था? चलो एनीवेज, और बच्चे बताएंगे भाई। यस, जो दिमाग में आ रहा है, जो दिल में आ रहा है बोलो। कुछ तो आ रहा होगा। हाँ जी, प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए, इसको करने के बाद हम प्रोफेशनल बोले जाएंगे, प्रोफेशनल माने जाएंगे। ये एक ऐसी डिग्री है, ये एक ऐसी सर्टिफिकेशन है। यहाँ पर बच्चे लिख रहे हैं सर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इकॉनमी। हम अपनी इकॉनमी में कुछ रोल प्ले कर पाएंगे, कुछ वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, इसलिए हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। वेरी वेरी गुड। और बताओ जी। हाँ जी, कंट्री की वैल्यू बढ़ाने के लिए सब कुछ मोदी जी थोड़ी करेंगे, कुछ कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। तो हमें भी उनका साथ देना पड़ेगा। हम अपनी कंट्री की भी कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ाएंगे। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रैंक, इकॉनमी में अपनी रैंक को और बेटर करेंगे। अभी वो 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का सपना देख रहे हैं, हम उसको 5 क्या 10 करेंगे, 15 करेंगे। हम भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं अगर इकॉनमी बिल्ड होती है तो वो कौन करता है इकॉनमी बिल्ड? क्या डॉक्टर्स इकॉनमी बिल्ड कर रहे हैं? क्या लॉयर्स कर रहे हैं? क्या इंजीनियर्स कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन इकॉनमी कौन बिल्ड कर रहा है? किसी भी कंट्री की जो रैंक होती है वो किससे जानी जाती है? इकॉनमी से, जीडीपी से। और जीडीपी को बढ़ाने में, इकॉनमी को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा रोल किसका है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पूरी पावर है कि वो कंट्री की इकॉनमी को ऊपर कर सकता है। ओके जी। अगर हम लोग अपनी नेबरिंग कंट्री की बात करें, डॉक्टर्स तो वहाँ पर भी हैं, इंजीनियर्स तो वहाँ पर भी हैं, लेकिन आपको पता है क्योंकि उनकी क्या गिर गई कि हम उनका पूरी की पूरी कंट्री बैंकरप्ट होने के हालात पे है, उनकी इकॉनमी गिर गई। उन्होंने ऐसा बोला कि उनके हॉस्पिटल्स बंद हो गए, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ ख़राब हो गई, ऐसा बोला उन्होंने। उनके वहाँ पर जो लॉ है वो ख़राब हो गया, ऐसा भी नहीं बोला। कोर्ट्स बंद हो गई, वो तो सब चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या दिक्कत हुई? उनकी इकॉनमी क्रैश कर गई है, जिसकी वजह से वो कंट्री में बहुत डेट ट्रैप बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं कंट्री की रैंक क्या हो गई? बहुत पुअर हो गई, बहुत बेकार हो गई, बहुत ख़राब हो गई। तो हमको उसको बढ़ाने की भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो जी, वेरी वेरी गुड आंसर कि सर हम लोग इकॉनमी को बूस्ट कर सकते हैं। एनी अदर थिंग? बिजनेस बढ़ा के, वेरी वेरी गुड। हम अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं। एंड यू कैन से बहुत ही कम ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या डिग्रीज हैं या सर्टिफिकेशन हैं जिसको करने के बाद आपको जॉब्स की तरफ ही सिर्फ नहीं भागना पड़ता। मतलब आपके पास सिर्फ जॉब करना ही ऑप्शन नहीं रहता, ये तो है ही ऑप्शन, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद का कुछ इंडिपेंडेंट भी वर्क कर सकते हैं। ये बहुत ही कम प्रोफेशनल डिग्रीज के अंदर या सर्टिफिकेशंस के अंदर होता है। ओके जी। जैसे कि हमारा प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप चाहो तो जॉब कर सकते हो आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड इफ यू वांट यू कैन सेट अप योर ओन ऑफिस। आप अपना खुद को ऑफिस ओपन कर सकते हो, पब्लिक डीलिंग कर सकते हो, और आप खुद के ही ओनर बन सकते हो। आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में जा सकते हो। क्या बाकी कोर्सेज में ऐसी चीज़ें होती हैं? क्या नहीं होती। बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, एमबीए करोगे, क्या वहाँ पर आप अपना ऑफिस खोल सकते हो? नहीं। आपको किसने सर्टिफिकेशन दी अपना ऑफिस खोलने के लिए? लेकिन यहाँ पर हमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो हमारा अपना इंस्टीट्यूट है, जो सेटअप हुआ था, कब सेटअप हुआ था? इट इज सेटअप बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। यू ऑल नो कि हम लोगों का अपना खुद का एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। वंडरफुल। 1949 सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ और उस एक्ट का क्या नाम था? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। और उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम क्या था? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये इंस्टीट्यूट हमारी सारी एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है, चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे हम आफ्टर क्वालिफिकेशन मेंबर्स बन जाएं। जब आप क्वालिफाई करोगे तो आपको क्या बोला जाएगा? मेंबर बोला जाएगा। अभी आप कौन है? स्टूडेंट है। तो अभी आपको एक नंबर मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या अभी तक किसी भी बच्चे ने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है? कराया हुआ है ना? तो आप सबके पास एक यूनिक नंबर होगा जो कहीं ना कहीं एनआरओ से स्टार्ट होगा अगर आपने नॉर्दर्न स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन कराया। दिल्ली इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तो इसलिए आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एनआरओ से। जिसने कहीं और से कराया होगा इट कैन बी सीआरओ, डब्ल्यूआरओ, एसआरओ, लाइकवाइज। ऐसे ही जब आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो भी आपको एक नंबर मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेंबरशिप नंबर। कि अब आप इस इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं और ये मेंबरशिप नंबर आपको यूनिकनेस प्रोवाइड करती है। तो अगर हम लोग बाकी कोर्सेज की बात करें जहां पर किसी भी इंस्टीट्यूट के पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है और कंट्रोल नहीं है, इसलिए वहां पर वो किसी भी तरीके से आपको कुछ इंडिपेंडेंट करने के लिए अलाउंस नहीं दे सकती। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंजीनियर्स। क्या कोई भी इंजीनियर्स का करेक्ट डाटा बता सकता है एक साल में कितने इंजीनियर्स रिक्रूट हुए या कितने इंजीनियर्स क्वालिफाई हुए? आंसर इज नो। क्योंकि क्या इंजीनियर्स क्वालिफाई कराने वाला एक ही इंस्टीट्यूट है? क्या कोई एक ही इंस्टीट्यूट है जो इंजीनियर बनाता है? नहीं, कितने सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, काम के भी और नाम के भी बहुत सारे खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए? लेकिन क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट एनीबडी कैन बिकम without doing chartered accountancy from the Institute of Chartered Accountants of India? Is there any other option we have? No. There is one and only institute which is known as the Institute of Chartered Accountants of India which can grant chartered accountancy education in India. तो यहाँ पर वो वाला भी चक्कर खत्म हो गया कि सर इसको इस कोर्स को करने की वैल्यू दिल्ली से ज़्यादा होगी या मुंबई से ज़्यादा होगी या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा होगी या कहाँ से होगी? अरे कहीं से भी कर लो,
सीए तो एक ही इंस्टीट्यूट आपको सर्टिफिकेशन दे रही है जिसका नाम क्या है इंस्टीट्यूट का, ICAI। तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन पे कोई भी पर्सन क्वेश्चन मार्क रेस कर सकता है कि सीए तो बन गए लेकिन अच्छी जगह से नहीं बने इसलिए वैल्यू नहीं है? क्या कोई कुछ कह सकता है? ऐसी बातें आप लोगों ने इंजीनियरिंग में, बीकॉम में या ग्रेजुएशन में या MBA में जरूर सुनी होगी कि इंजीनियरिंग करनी है तो IIT से ही वैल्यू है, बाकी जगह से इतनी वैल्यू नहीं है। MBA करनी है तो IIM से वैल्यू है, FMS से वैल्यू है, बाकी जगह से नहीं है। क्या आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्वेश्चन पूछा कि भाई तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहाँ से की है, और उसने बोल दिया अगर कि मैंने तो उत्तर प्रदेश से की है या मैंने किसी और स्टेट से की है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है? ऐसा हुआ क्या? ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज चाहे आप कहीं से भी रजिस्ट्रेशन कराओ, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सेम ही टाइम पर होगा और सेम ही आपको एग्ज़ाम पेपर दिया जाएगा, सेम ही इवैल्यूएशन का प्रोसेस होगा, सेम ही मार्किंग होगी, एवरीथिंग विल बी वेरी सेम। तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। कितने सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे जो दिल्ली के बाहर से आते हैं, यहाँ पर क्लासेस लेते हैं, और जब क्लासेस ओवर हो जाती हैं अप्रॉक्स एग्ज़ाम से 2 मंथ्स बिफोर, तो वो कहते हैं अब हमें यहाँ पर रह के क्या करना, अब तो सेल्फ स्टडी करनी है या रिवीजन क्लासेस लेनी है, जो हम लोग ऑनलाइन मोड वगैरह से बच्चों को देते हैं, मैराथन रिवीजन क्लासेस। तो वो कहते हैं हमको यहाँ पर रह के क्यों अलग से रेंट पे करना और ये सब प्रॉब्लम फेस करना, खुद से खाना बनाना, और अब तो एग्ज़ाम आने वाले हैं। वो वापस से कहाँ चले जाते हैं? अपने होम टाउन चले जाते हैं और अपना एग्ज़ाम फॉर्म वहीं का भर देते हैं और वहीं पर क्वालिफाई भी हो जाते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाते हैं। तो क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम दिल्ली में ना दे के कहीं और दिया, क्या उनकी वैल्यू कम हो गई? नहीं, ही इज़ अ सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ भी उसकी वैल्यूएशन में फ़र्क नहीं आता। ओके जी, थोड़ा सा एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को भी समझेंगे। एज पर इंस्टीट्यूट पहले आपको क्या कराना होता है? एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे अंडर द स्टेज CA फाउंडेशन, यू ऑल नो, अभी आपकी स्टेज CA फाउंडेशन ही है। ओके जी, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन तो आपको एक ही बार कराना होता है। इसके बाद जोन सा आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे अभी आप लोग कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हैं? मई 2024। देखो ये बोला मई जाता है हमेशा, लेकिन जनरली मई हो नहीं पाता। अभी की भी मैं आपको बात बताऊं तो मोस्ट प्रोबेबली इट वुड नॉट बी हेल्ड इन मई बट विल बी हेल्ड इन जून। तो आप जून 2024 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन यहाँ पर करेंगे या कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट कहता है मुझे क्या पता कि आप जून में देंगे या अगले नवंबर दिसंबर में देंगे या उसके भी अगले जून 2025 में देंगे, हमें क्या पता। आप हमें इंटीमेट करो ना, तभी हम आपको एडमिट कार्ड देंगे। ये थोड़ी है सबका ही एडमिट कार्ड हम इशू कर दें, जबकि कुछ बच्चे देने ही ना वाले हों किसी भी रीज़न की वजह से। तो एक आपको इससे 1-2 महीने पहले क्या फिलअप करना पड़ता है, जो आपको यहाँ पर पूरा बताया जाएगा। क्या भरना पड़ता है? एग्ज़ाम फॉर्म। और एक एग्ज़ाम फॉर्म में आप सब कुछ लिखते हो कि मुझे कहाँ सेंटर चाहिए, क्या कहाँ पर चाहिए, एवरीथिंग यू राइट, और आपका सेंटर बिल्कुल वहीं पर पड़ जाता है। और इंडिया के अंदर बहुत नियर बाय हमारे पास सेंटर्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपका घर कहीं पर भी हो तो उसके बहुत दूर सेंटर पड़ेगा। ऑल अराउंड 3-4 किलोमीटर्स में आपको सेंटर अलॉट हो ही जाता है मोस्ट प्रोबेबली। इतने सारे हमारे इंस्टीट्यूट के सेंटर्स हैं। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? तो ये तो एक दो काम हैं जो आपको साथ साथ पढ़ने के साथ ये आपको ध्यान रखने होते हैं और ये जरूर करने हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो जी और बातें करते हैं। अच्छा, आपने सीए के बारे में मिथ क्या क्या सुने हुए हैं? कुछ तो सुने होंगे, कुछ मिस कह सकते हैं, कुछ मीम्स बोल सकते हैं, कुछ हंसी मजाक कह सकते हैं। कुछ भी नहीं सुना? डिफिकल्ट है सर वो, ये हमने सुना हुआ है। देखो अगर ये सच्ची में डिफिकल्ट होता ना तो शायद मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ना होता, ये ट्रूथ है। तो ये डिफिकल्ट है, दिस इज जस्ट अ मिथ, बिलीव मी। ये डिफिकल्ट बनाया गया है, और डिफिकल्ट क्यों बनाया गया उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। लोग हमारे माइंड से नहीं खेल सकते क्योंकि माइंड तो हमें चलाना आता है। तो माइंड का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। सुना हुआ किसी ने वर्ड? सब कॉन्शियस माइंड का क्या मतलब होता है? सुना ही हुआ है, बस पता नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड का क्या मतलब होता है? हाँ जी, सब कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है, कॉन्शियस का मतलब होता है आई एम अवेयर। सब कॉन्शियस का मतलब होता है मेरी अवेयरनेस को किसी ना किसी ने हाइड किया है, या मेरे माइंड के बैकएंड में कोई बात डाल दी है
और अब मैं एक्चुअल सिचुएशन को ना देखकर, उसको भूल कर, जो सिचुएशन है भी नहीं उसके अपनी एक्चुअल सिचुएशन से भी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। मतलब जो एक्चुअल में सिचुएशन में उसको ही भूल गया और उसकी जगह कोई ऐसी ही बात या कोई ऐसा ही मिथ उसको मैंने दिमाग में उससे भी ऊपर रख दिया और अब वही मेरे दिमाग को चला रहा है। अब वही मेरे दिमाग को चला रहा है। एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपने सुनी भी होगी तो भी कोई बात नहीं, नहीं सुनी हुई तो सुन लेना दोबारा से, और सुनी हुई है तो दोबारा से सुन लेना फिर भी। तो देखो जी क्या होता है, एक एलिफेंट होता है और एक एलिफेंट को ना बहुत मोटी रस्सी से बांधा होता है, उसकी सारी टांगों को और जितने भी उसके बॉडी पार्ट हैं सबको बांधा होता है। पहली बार उसको बांधते हैं लेके जाके, तो उस दिन वो खूब कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने की, क्योंकि कैद होना तो किसी को भी पसंद नहीं है ना, तो पूरी कोशिश करता है कि मैं अपने आप को छुड़ा लूँ, लेकिन वो बहुत मोटी मोटी रस्सियों से बंधा होता है, तो कैसे छुड़ाए, पूरी ताकत लगा देता है लेकिन वो नहीं छुड़वा पाता। अगले दिन वो फिर कोशिश करता है और ऐसे वो कोशिश करते करते उसको 1 महीना हो जाता है, वो रोज़ कोशिश करता है। ओके जी, फिर एक दिन वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं छुपके से, जब वो सो रहा होता है उसको वो उसकी सारी रस्सियाँ खोल देते हैं और बहुत ही पतली सी रस्सी से अब उसको बांध देते हैं। मतलब वो ऐसी रस्सी होती है पतली सी कि अगर वो हल्का सा भी झटका दे तो तोड़ के भाग के चला जाए, इतनी पतली सी रस्सी होती है, बस नाम की रस्सी होती है। लेकिन अब वो एलिफेंट क्या करता है, अब वो ट्राई ही करना छोड़ देता है। अब वो ट्राई करना क्यों छोड़ देता है? हाँ जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब उसके वो दिमाग में मोटी रस्सी बंध चुकी है, उसका दिमाग बोल रहा है कि मैंने तो इतनी बार ट्राई कर लिया, इतनी बार सुन लिया सबसे कि ये इतनी मोटी रस्सी ये नहीं टूट सकती, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। तो अब वो अपनी पूरी ताकत से तो खेल ही नहीं रहा, जो उसकी एसेट है, जो उसकी पावर है, अब तो वो लोगों की बातों से या अपने ही कुछ प्री कंसीव्ड नोशन से खेल रहा है और उसने उसके एक्चुअल पावर को भी क्या कर दिया, वीक कर दिया। और यही जब काम यहाँ पर सीए स्टूडेंट करते हैं तो ही उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। हम अपने टैलेंट पे खेलते ही नहीं हैं, हम तो किसी की बात को दिमाग में लेके बैठ जाते हैं और उसके हिसाब से खेलने लग जाते हैं और तब हम लोग नहीं कर पाते उस चीज़ को। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिंक में, रिलेशन में, फ्रेंडशिप में, नोन में, अननोन में, नेबरहुड में, कहीं पर भी कोई ऐसा पर्सन जरूर होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर तो रहा होता है लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन नहीं पाता। और जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनता तो वो क्या चाहेगा कि आप बनो। अगर आप बन गए तो जो उसने स्टोरी फ्रेम करी हुई है 10 लोगों के आगे कि सीए तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, इसका तो रिजल्ट बहुत कम आता है, 100 में से 2 लोग 5 लोग बनते हैं, लकी होना ज़रूरी होता है, मैं लकी नहीं था, एसेक्ट्रा वाली स्टोरीज पे पानी फिर जाएगा। यस और नो? इसलिए वो चाहता है मैं तो बना नहीं, दूसरा कैसे बन जाए, ये तो सारी मेरी बातें गलत प्रूव कर देगा कि आप बन गए और मैं नहीं बना, इसका नहीं, सारी बातें बेकार थी। तो इसी वजह से जो बच्चे उनकी स्टोरीज ज़्यादा सुनते हैं वो भी फिर उन्हीं के ग्रुप में जाके बैठ जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? मेरे को आपको सारे सिनेरियोज बताने हैं ना बिल्कुल ट्रू फैक्ट पे। एंड ऑलवेज बिलीव ऑन यूर ट्रुथ। हमेशा अपने सच पे यकीन करो, दूसरे के सच पे या झूठ पे हमें क्या पता वो सच है कि झूठ पे, उस पर यकीन मत करो। मैं भी यहाँ पर आपको कोई एग्जाम्पल कोट करूँ ना कि इस कंपनी में ये हुआ या उस कंपनी में वो हुआ, सुन तो लो, घर जाओ, घर भी क्या जाओ, सेलफोन तो सबके पास होते हैं, ओके, और उस पर सर्च करो कि मैंने जो बोला वो सच बोला कि ऐसे ही हवा में बोल दिया। ओके जी, डोंट ट्रस्ट एनीवन, ट्रस्ट ओनली ऑन योर नॉलेज, वही काम आएगी, वही काम आएगी। बिल्कुल ट्रू फैक्ट पे हमको चलना है, इधर उधर की बातों पे नहीं चलना। अच्छा, आप में से कितने बच्चे मुझे बताएंगे कि आपके पक्का कहीं ना कहीं लिंक में कोई ऐसा बंदा है जो सीए कर रहा था बट हुई नहीं, है कि नहीं? हाँ जी, भैया दीदी, मैं ये नहीं कह रहा सर आप हमारे भैया दीदी को ऐसे कैसे कह सकते हैं, मैं किसी को भी कुछ गलत नहीं कह रहा, मैं तो आपको एक ओवरऑल सिचुएशन बता रहा हूँ कि दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन टेंडेंसी। आपने भी कोई चीज़ करी होगी, शायद आपसे वो अचीव नहीं हुई, तो आप उसके बारे में नेगेटिव ही कहेंगे। लोगों को अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल होती है, और अगर आप उसको मान लें तो मैं जो आपको कह रहा हूँ मेरी बात अच्छे से जान लेना, सीए इज नेवर 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 डिफिकल्ट, इट इज़ अ ईजी कोर्स। आई कैन नॉट से इट्स अ वेरी ईजी कोर्स, और जो 12th में पढ़ के आए थे उससे भी ईजी है, ये तो सब झूठ होगा, लेकिन इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने सारे लेवल्स को प्रिपेयर करते हैं, सारे पेपर्स को प्रिपेयर करते हैं, हमारे एफर्ट स्ट्रांग होते हैं, तो एग्ज़ाम पक्का पक्का आप लोग क्वालिफाई करके जाएं।
आप लोग एग्ज़ाम बहुत इजीली, बहुत आराम से क्वालिफाई करेंगे, प्रोवाइडेड उससे पहले जो आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है उसमें भी आपने मेहनत करी है, आप डिजर्व भी करते हैं टू क्वालिफाई दैट लेवल। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि सबको, हर कोई तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। इंस्टीट्यूट को रिजल्ट अपने हिसाब से लेके चलना है। अभी आप लोगों ने बोला हम इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो क्या आपको लगता है जितने भी लोग सीए में आते हैं वो सब लोग डिजर्विंग होते हैं? क्या सब इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? नहीं। तो इंस्टीट्यूट को भी वही लोग तो चाहिए जो एक्चुअल में भी इकॉनमी को क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ओके जी। और यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर एक्सपर्टीज गाइडेंस मिलेगी, जिससे कि आपको जो भी, जिस भी टॉपिक में, जिस भी सब्जेक्ट में क्लैरिटी नहीं भी होगी, उसके लिए भी हमारे पास सारे सिस्टम्स हैं, एवरीथिंग वी हैव, बट ओनली थिंग इज यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इफ यू डोंट स्पीक। आप बोलोगे नहीं तो हमें नहीं समझ आएगा कि आपको कोई चीज़ कितनी पता चली, कितना समझ आया, कितना नहीं आया। बट इफ यू आर एक्सप्रेसिव यू डेफिनेटली विल गेन फ्रॉम ईच क्लास। आपको हर क्लास से बहुत कुछ समझ में आएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको बातें? यस और नो? हाँ जी। अब कुछ छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशन समझते हैं इस कोर्स के। क्या है वो रूल्स रेगुलेशन? अभी लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस सुनते जाओ, समझते जाओ, दैट्स इट। हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर कितने एग्जाम्स हैं? 4 पेपर हैं। कौन कौन से पेपर हैं? सबसे पहला पेपर कौन सा है? पेपर नंबर 1 इज अकाउंटिंग। पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ और वी कैन से लॉ। थर्ड पेपर मैथ्स एंड लास्ट पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये हमारे पास 4 पेपर्स हैं सीए फाउंडेशन में। ओके जी। टोटल कितनी स्टेजेस हैं सीए के अंदर? 1 इज सीए फाउंडेशन एंड देन देयर इज सीए इंटरमीडिएट एंड लास्ट इज सीए फाइनल। ये 3 स्टेजेस हमें क्वालिफाई करनी है टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके बीच में कुछ ट्रेनिंग्स के पार्ट आते हैं जिसको हम लोग आर्टिकलशिप ट्रेनिंग वगैरह बोलते हैं, विच यू हैव टू डन अंडर अ सीए फॉर्म, जो आपको किसी सीए फॉर्म में करनी हो। फाउंडेशन तक आपको कोई भी ट्रेनिंग नहीं करनी, इवन इंटरमीडिएट तक यू डोंट हैव टू डू एनी ट्रेनिंग। फाउंडेशन में कितने एग्जाम्स हैं? 4 पेपर्स हैं। इंटरमीडिएट में कितने एग्जाम्स हैं? 3 + 3 6 हैं। और फाइनल में भी कितने हैं? 3 + 3 6। तो टोटल कितने हो गए? 16 एग्जाम्स क्वालिफाई करके आप अपने नेम के आगे क्या लगा सकते हैं? सीए लगा सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत पास भी है और वैसे देखा जाए तो बहुत दूर भी है। तो ये आपको देखना है कि चीज़ को, किसी भी चीज़ को और अपने पास करना है कि दूर करना है। ठीक है जी। जस्ट 16 एग्जाम्स यू आर अवे फ्रॉम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी कितने सारे आपने एग्जाम्स ऑलरेडी दे चुके होंगे। और इसके अलावा अगर आप बाकी भी डिग्री कोर्सेज की बात करेंगे तो उसमें कितने सारे पेपर्स हो जाते हैं? एक सेमेस्टर में 5-5 6-6 पेपर होते हैं। आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह ऑलरेडी अदर देन सीए कोर्स कुछ तो कर ही रहे होंगे ना, तो उनसे पूछना उनके सेमेस्टर्स में कितने एग्जाम्स होते हैं। तो इससे ज़्यादा वो एक्चुअल में पेपर देते हैं। अगर 6 पेपर भी दें एक सेमेस्टर में और 3 इयर्स का भी कोई डिग्री हो तो कितना हो गया? 6 × 6 इट बिकम्स 36। और अगर 4 इयर्स वाला सिस्टम है तो वो तो पता नहीं 40+ एग्जाम दे चुके होते हैं। और आपको कितने देने? जस्ट 16 एग्जाम, जिसमें 4 तो आप अभी दे देंगे, मतलब 25% चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप अभी बन जाएंगे, जो पहली स्टेज आपकी क्वालिफाई होगी। ओके जी। लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो बाकी जगह पर नहीं होते। वाई, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, वाई दिस कोर्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आओ जी इसको समझते हैं। तो ये आपके पेपर कितने कितने नंबर के होंगे? हाँ जी, मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं 100, 100, 100 एंड 100। ओके जी। 100 नंबर के 4 पेपर होंगे, टोटल कितना हो गया? 400। आपको कितने मार्क्स चाहिए? 40 चाहिए। चलो जी, मिनिमम मार्क्स चाहिए 40, 40, 40 एंड 40। तो आपके 40 आएंगे सब में, तो क्या आप पास हो जाएंगे? नहीं होंगे। 40 आ भी गए तो भी पास नहीं होंगे, क्योंकि 40 का टोटल कितना बनता है? 160। और आपको कितने चाहिए? 200। ये है पास की फिगर। When you are declared pass, you should have in totality 200 marks in your bucket. 200 नंबर आपके पास होने चाहिए। तो सर ये तो हमारे साथ इंस्टीट्यूट ने गेम खेल ली। देखो ये गेम आपके साथ नहीं खेली है, तो इतने सालों से खेली जा रही है। आप तो अब आए हैं गेम में, ये खेल तो कितने सालों से चल रहा है। आपको तो अब हम लोगों ने इस गेम में ऐड किया या इंस्टीट्यूट ने आपको रजिस्टर किया, तो ये तो गेम ऐसे ही चलेगी। लेकिन कुछ कुछ गेम में बदलाव भी होते हैं, ऐसे थोड़ी वही रूल चलते हैं। अभी क्रिकेट के रूल्स क्या वही चल रहे हैं जो यहाँ से 50 साल पहले चल रहे थे। अब तो T20 आ गया, फ्री हिट आ गई, क्या क्या आ गया, पहले थोड़ी होता था। तो चेंजेस तो होते हैं।
लेकिन ये मार्क्स में चेंजेस ऐसा कुछ भी नहीं हुए। मिनिमम के लिए कितने चाहिए 40 और मैक्सिमम के लिए कितने चाहिए, मैक्सिमम के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब वैसे मिनिमम कितने चाहिए 200। तो 200 के लिए अगर मैं एवरेज परसेंटेज की बात करूं तो वो कितनी बन जाती है हर पेपर में 50%, क्योंकि 50-50 करेंगे तभी 200 होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं अगर एक में आपके 40 तक भी हैं तो भी पास डिक्लेयर होंगे। आप एक में 40 ले आओ, अब अगले में 60 ले आओ, फिर 40 फिर 60, तो टोटल हो गया 200। तो ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो मिनिमम इन ईच सब्जेक्ट शुड बी 40 एंड टोटल शुड बी 200। गॉट इट। तो सर अगर हमारे एक में 39 आ गए और बाकी में 60, 70, 80 ऐसे करके हैं तो क्या हम पास माने जाएंगे या फेल माने जाएंगे? फेल माने जाएंगे। तो अगर सर हम उस पेपर में 39 लाए हैं, बाकी में तो हमारे 70 हैं, तो सिर्फ हमें वही पेपर देना पड़ेगा ना, या क्या होगा हमारे साथ? हमें पूरी की पूरी स्टेज ही दोबारा से देनी पड़ेगी। इफ आई गॉट 39 और लेस देन 39 मार्क्स इन एनी ऑफ द पेपर, इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, I have to reappear in all the papers again in next 6 months। बेसिकली 6 मंथ्स रहते नहीं हैं क्योंकि रिजल्ट ही 2 महीने के बाद आता है, 2-2.5 महीने के बाद, तो 3-3.5 महीने बचते हैं आपके पास। बट स्टिल क्योंकि अटेम्प्ट नेक्स्ट दे रहे हैं तो उसको 6 मंथ्स बोला जाता है। ये सबको बात समझ में आई या नहीं आई? बस यही वाला पॉइंट बाकी किसी कोर्स में नहीं होता जो यहाँ पर होता है। अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी नहीं होता तो आप बताओ भाई CA बनना क्या बिल्कुल भी मुश्किल होता? नहीं होता। 39 आ गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो इंटरमीडिएट में फाउंडेशन वाला एक पेपर भी साथ में दे दो, फिर इंटरमीडिएट के भी 1-2 ना निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आगे चलो वो पुराने वाले दोबारा से दे दो। बाकी कोर्सेज में तो ये होता ना, उसको हम लोग बैक बोलते हैं। ओके जी, या कंपार्टमेंट कह सकते हैं, वो बोलते हैं। तो कंपार्टमेंट में जिसमें कम मार्क्स हो बस वही पेपर देना पड़ता है, सारे नहीं देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर आपको सारे के सारे पेपर्स को दोबारा से देना पड़ेगा। पर क्या ये जो हम सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं ये आनी भी चाहिए? जो हम लोग वर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, आंसर इज नो। लेकिन मेरा तो फर्ज है ना आपको एक एक चीज़ पहले से बताना। आंसर इज कि अगर हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो ये सिचुएशन कभी अराइज ही नहीं होती। ये सिचुएशन कभी अराइज ही नहीं होती। क्या 12th के एग्जाम देने से पहले सोचते थे कि फेल होने का क्या सिस्टम होता है, या फेल भी होते हैं कि नहीं होते? कभी सोचते ही नहीं थे, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है कि 12th में कोई फेल भी होता है। हालांकि होते उसमें भी हैं, पता है आपको होते हैं कि नहीं होते? क्या 100% पासिंग रिजल्ट है 12th का? नहीं। पर क्या आपने ये सोच के कभी पेपर दिया कि पास हो जाएंगे कि फेल हो जाएंगे? ऐसा सोचा? ज़्यादा से ज़्यादा सोचा भी होगा तो ये सोचा होगा कि मार्क्स मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आएंगे कि नहीं, इतना ही सोचा था कि पास फेल के बीच में कोई झूल रहा था। मैं तो नहीं मानता कि इसके बीच में कोई डिसाइड कर रहा होगा और पास जैसे उसने बस पास देगा और उछल पड़ा। नहीं, मार्क्स देख के आप खुश जरूर हुए होंगे। लेकिन यहाँ पर इसको पास फेल के बीच में क्यों डाल दिया जाता है? रीज़न इज क्वाइट क्लियर, क्योंकि यही CA की पास्ट हिस्ट्री में लोगों ने एक दूसरे को बताया है, तो वही पैटर्न बन गया। अगर आप आज सोचते हैं कि CA में कोई फेल ही नहीं होता तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग रहेगा कि इसमें तो पास फेल की बात ही नहीं है, बस मार्क्स लाने हैं, दैट्स इट। एंड एक्चुअल में भी ये इसी टाइप का कोर्स है। इट डोंट रिक्वायर एज सच एनी अदर एस्पेक्ट टू बी कवर्ड और एनी अदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स। जो आप चीज़ें अभी करते हुए आ रहे हैं बस उसको थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे आपको यहाँ पर करना है और सीखना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर रेडी रहना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? ओके जी। तो आप लोग में से मेरे को बताएंगे कितने बच्चे आउट ऑफ दिल्ली गए? आउट ऑफ दिल्ली का कोई है कि कोई भी नहीं? 2 स्टूडेंट्स। ओके जी। और ऑनलाइन में कौन कौन है? कहाँ से आप लोग? राजस्थान से। आप? नोएडा तो दिल्ली बन चुका है। दिल्ली NCR मीन्स दिल्ली ओनली। नोएडा, गुड़गांव ये सब दिल्ली है। फरीदाबाद? हाँ जी। बनारस से। वाराणसी? ओके जी। अब नाम बनारस है कि अब वाराणसी है? अब वाराणसी हो गया। ओके जी। और कोई? और सब दिल्ली के ही हैं स्टूडेंट्स? ये कहाँ पर है? बिहार में? चलो जी। तो देखो हमारे यहाँ पर इंडिया के सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अभी आपका न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। एक्चुअल में जब बैच पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यू विल सी फ्रॉम टॉप टू बॉटम कहीं ना कहीं के सारे बच्चे आपको यहाँ पर दिखेंगे। और ऑनलाइन तो मोस्टली स्टूडेंट्स बाहर के ही होते हैं, तभी हमारे साथ वो लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हुए हैं। आसपास होते तो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ ही वो बैठे होते। चलो जी। तो यहाँ पर हमको ये सब चीज़ों को अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा। वी हैव 4 पेपर्स एंड इक्वल वेटेज शुड बी गिवन। आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये तो मेरे को आता है या ये फिर मेरा फेवरेट नहीं है। आपको सबको फेवरेट बनाना पड़ेगा, बिकॉज सब में एक मिनिमम मार्क्स चाहिए।
नाउ द क्वेश्चन इज सर किसी में तो हमें बहुत एक्सेल करना पड़ेगा, आंसर इज यस। तो इन सब सब्जेक्ट्स में से आप किस में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, दैट इज पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 4। मेक इट वेरी वेरी क्लियर विदाउट एनी शुगर कोटेड टॉक, आई टॉक ब्लंटली। आपको अच्छा लगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लगे तो भी आपको उसको अपने वे में लेना है, लेकिन सच्चाई तो मैं आपके सामने रख के रहूँगा। चारों में से कौन से दो पेपर हैं सबसे स्कोरिंग, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 4। और यहां पर अगर हम लोग बात करें, इंस्टीट्यूट हमसे सब्जेक्टिव मैनर में कौन कौन से पेपर पूछने वाला है, 1 and 2 विल बी प्रॉपरली रिटन पेपर। ये आपको लिखने पड़ेंगे 3 आवर्स, जैसे अभी तक लिख के आएगा। कितने आवर्स का पेपर होगा, 3 आवर्स का इन दोनों का। तो आपको प्रॉपर लिखने पड़ेंगे। अभी अकाउंटिंग का पेपर दे के आया हो ना, वैसे ही यहां पर भी देना है। और लॉ जो आपने आज तक नहीं पढ़ा हुआ सर, फिर इसको क्यों उन्होंने डिस्क्रिप्टिव कर दिया, बिकॉज व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बहुत जगह पर नोटिस का रिप्लाई करना होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिप्लाई करना है। क्या वहां पर एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पर रिप्लाई करोगे, नहीं। तो आपकी राइटिंग स्किल्स इन लीगल फॉर्म शुड बी गुड। आपको लीगल टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कैसे रिप्लाई किए जाते हैं। क्या वो इनफॉर्मल टॉक्स में रिप्लाई होते हैं, क्या वो व्हाट्सएप के रिप्लाई की तरह रिप्लाई किए जाते हैं, हाँ जी, शॉर्ट फॉर्म्स में, या फिर प्रॉपर एक लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर हमको वो भी सीखना है, इसलिए इसको भी किस में रखा गया, रिटन पेपर में। अगर मैथ्स की बात करें, अच्छा कितने बच्चे हैं जिन्होंने 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ, नॉन मैथ्स के वो स्टूडेंट हैं, ऑल राइट। तो देखो मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताई जाएंगी, और मैथ्स के अलावा कुछ स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भी रहता है, विच इज़ क्वाइट स्कोरिंग। एंड सिमिलरली जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर भी है, मतलब ये दोनों पेपर किस पैटर्न पे हैं, एमसीक्यूज पैटर्न पे। इकोनॉमिक्स तो सबने पढ़ा होगा, कि कोई ऐसा भी है जिसने इकोनॉमिक्स भी नहीं लिया। अच्छा कोई ऐसा स्टूडेंट जो अदर देन कॉमर्स फील्ड का, साइंस फील्ड का या ह्यूमैनिटीज़ का, कोई भी नहीं है। अच्छा यू नो कि ह्यूमैनिटीज़ या साइंस वाले भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हैं, यू ऑल नो दैट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। और बहुत स्टूडेंट्स आते हैं जो साइंस वाले भी होते हैं और वो सीए के अंदर सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं, आपको दिखेंगे वो स्टूडेंट्स भी आगे। तो यहाँ पर हमें ये दोनों पेपर देने हैं एमसीक्यू पैटर्न में। एंड ये जो दोनों पेपर हैं, ये दोनों पेपर फाउंडेशन के बाद आगे किसी भी लेवल पे नहीं है। आपको मैथमेटिक्स बस यहाँ पर पढ़ना है, इसके बाद कहीं नहीं पढ़ना। आपको इकोनॉमिक्स बस यहाँ पर पढ़ना है, इसके बाद आपको इसको भी कहीं पर भी नहीं पढ़ना। लेकिन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको हमेशा पढ़ने हैं, अकाउंट्स एंड लॉ। अकाउंट्स आपको पढ़ना है फाउंडेशन में भी, अकाउंट्स आपको पढ़ना है इंटरमीडिएट में भी, एंड अकाउंट्स आपको पढ़ना है सीए फाइनल में भी। एंड लॉ की बात करें, लॉ आपको पढ़ना है फाउंडेशन में भी, लॉ आपको पढ़ना है सीए इंटरमीडिएट में भी, दैट्स इट, फाइनल में नहीं पढ़ना। तो लॉ 2 स्टेजेस में, ये सिर्फ एक स्टेज में, लेकिन अकाउंटिंग आपको हर लेवल तक पढ़नी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सेकंड वर्ड क्या है, अकाउंटेंसी। यू आर गोइंग टू बी अकाउंटेंट फर्स्ट, लेकिन अकाउंटेंट में भी आपको एक सुप्रीम पावर दी जाएगी, इसलिए आप कौन से अकाउंटेंट बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रोफेशन आपका अकाउंटेंट ही रहेगा। समझ आ रही है मेरे को, आपको मेरी बात? आपको दुनिया अकाउंटेंट के नाम से जानेगी, मुनीम के नाम से जानेगी, लेकिन अब वो मुनीम आप सुपीरियर क्वालिटी वाले बनने वाले हैं, जिनकी अकाउंटिंग पे कोई भी क्या नहीं कर सकता, शक नहीं कर सकता, क्वेश्चन मार्क रेस नहीं कर सकता। सर मेरा कोई नॉन है, उसने तो बस ग्रेजुएशन किया, वो भी अकाउंट्स मैनेजर लगा हुआ है, वो भी अकाउंटिंग करता है, तो वो लग सकते हैं, वो लग सकते हैं, लेकिन उनके पास किस चीज़ की पावर नहीं है। बताओ जी, अकाउंटिंग तो कोई भी कर सकता है। आप लोगों ने 12th पास किया, बेसिक नॉलेज ले लो अकाउंटिंग की, 1-2 सॉफ्टवेयर सीख लो, आप भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन वो फिर क्या नहीं कर सकता, व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। हाँ जी, व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। अच्छा आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं, लेट्स सपोज आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं, आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट लिया, इलेक्ट्रिकल का मतलब आपने प्रेस खरीदी, प्रेस होती है ना, वो खरीदी, फैन खरीदा, या कुछ भी ऐसा खरीदा बिजली की दुकान से, इलेक्ट्रिकल गुड्स सेलर से, आप उस पर क्या देखते हैं, क्या उस प्रोडक्ट पे देखते हैं? कोई मार्क देखते हैं कि नहीं देखते? क्वालिटी को तो एक्सप्रेस कोई मार्क ही करेगा ना, ऐसे थोड़ी क्वालिटी हमें पता चल जाएगी कि कैसे देख के पता चलेगी। नो, हम टेक्निकल पर्सन हैं क्या उस क्वालिटी के? नो, तो हमें तो कहीं ना कहीं कुछ प्रूफ चाहिए, तो हम वहाँ पर देखते हैं ISI मार्क। ISI मार्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये
हैजार्डस नहीं है, ये करंट नहीं मारेगी, ये सेफ है हमारे लिए। ओके जी। ऐसे कोई खाने पीने की चीज़ देखते हैं तो उस पर आजकल कौन सा मार्क होता है? FSSAI देखते होंगे आप लोग। अगर 1 रुपये की टॉफ़ी भी है उस पर भी ये मार्क होगा। अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उस पर क्या होता है? एग मार्क होता है कि नहीं होता? अगर आप गोल्ड लेने जा रहे हो, गोल्ड की आपको थोड़ी समझ है, तो उस पर हॉलमार्क होता है। आपको नॉलेज थोड़ी है, आपको तो हर येलो चीज़ जो चमक रही होगी आप समझ लोगे गोल्ड है, आर्टिफिशियल भी गोल्ड की तरह लगता है, और आप उसके लिए लाखों रुपए दे के आ जाओगे। तो एक बेचारे इनोसेंट बायर को क्या पता, उसको इस हॉलमार्क पे पूरा भरोसा। हॉलमार्क ऐसे नहीं लग सकता, उसका एक HUID नंबर भी होता है, उस नंबर को आप ट्रैक भी कर सकते हैं। आप डायमंड लेने जा रहे हैं, अब डायमंड किसी को क्या पता, लाखों रुपए के डायमंड आते हैं, हमने थोड़ी डायमंड पे रिसर्च करी हुई है। तो क्या कॉमन बायर, इनोसेंट बायर डायमंड ही ना खरीदे? वो भी तो खरीदना चाहता है, वो भी तो ज्वेलरी पहनना चाहता है, तो उसको पता कैसे चलेगा? उसके लिए भी क्या है, GI मतलब जर्मनोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं उनके मार्क होते हैं, IGI मार्क वगैरह, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। आप डालेंगे अपने डायमंड का नंबर, उस पर दिखेगा कि ये डायमंड क्या है, कैसी शेप का, सब आपको नेट पे दिख जाएगा। तो इट विल प्रूव कि इस इंस्टीट्यूट ने इसको अप्रूव किया हुआ है, और जो आप बाय कर रहे हैं आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या दिख रहा है, चमकने वाला तो कोई भी किसी चीज़ को चमका सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? आर्टिफिशियल भी तो चमकते ही हैं, ये थोड़ी है वो नहीं चमकते। सिमिलरली आपकी भी अकाउंटिंग कोई भी कर सकता है। अकाउंटिंग करने में क्या, डेबिट क्रेडिट तो करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट तो बनानी है, कोई भी बना सकता है। आपने तो अभी बनानी सीख ली, सीख के आए हो कि नहीं सीख के आए? थोड़ा थोड़ा तो रफली पता ना, तो बना दिया आपने भी। पर क्या आपकी बनाई हुई ट्रेडिंग P&L में कोई ऐसे ही भरोसा कर लेगा? सर देखेगा बिल्कुल अच्छे से फॉर्मेटिंग करी हुई है, सब चीज़ बढ़िया है, तो फिर उस पर भरोसा उसको करना ही पड़ेगा। बताओ जी, तो कोई भी ट्रस्ट कर लेगा। आप इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट कब करते हो? जब आप इस पर मार्क देखते हो। सिमिलरली आपकी बनाई हुई या किसी और की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी ट्रस्ट कब होगा? जब उस पर किसी CA के क्या होंगे, सिग्नेचर होंगे, उस पर CA की क्या होगी, स्टैंप होगी, तब जाके उस पर ट्रस्ट आएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। आपको ऐसी स्टैंप दी जाएगी जिसको लगाने के बाद कोई भी अथॉरिटी आपके उस पर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती। तो क्या आपको कोई भी स्टैंप ऐसे ही लगा देनी चाहिए, या आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे सिग्नेचर, मेरे स्टैंप को देखने के बाद कितने लोग अलग अलग व्यू पॉइंट क्रिएट करते हैं, और मैंने ऐसे ही रफली देख के उस पर साइन कर दिया, स्टैंप कर दिया। साइन स्टैंप करके ही कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज सच पब्लिक डोमेन में जा सकती है। और पब्लिक डोमेन का मतलब ओपन फॉर एवरीवन, कोई भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, किसी कंपनी को एक्सेस कर सकता है, एंड योर फर्म नेम, योर ओन नेम, योर स्टैम्प विल बी इनक्रिप्ट ऑन दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो कितनी बड़ी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सोच के देखो, अगर कोई मिडिल क्लास पर्सन है या मिडिल से भी लोअर क्लास पर्सन है, वो अपने 1000 रुपये भी अगर किसी कंपनी के अंदर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, तो वो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन को देखकर ट्रस्ट करके कर रहा है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं, और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच्ची हैं, इसका यहाँ पर प्रूफ मिल गया, तो चलो मैं अपना 1000 रुपये लगाऊँ। क्या आप उस बेचारे गरीब इंसान का 1000 रुपये डूबने दोगे अपने पर्सनल गेन के लिए? कि उस कंपनी के CEO ने, डायरेक्टर ने आपको कहा सर कर दो ना साइन, मैं आपको 50,000 रुपये और दे दूंगा, 1 लाख रुपये और दे दूंगा। कि आप अपने 1 लाख रुपये के चक्कर में ऐसे छोटे छोटे जो लोग हैं, या बड़े बड़े भी लोग हो सकते हैं, उनके साथ डिस्ट्रस्ट करोगे, जो आपके साइन के ऊपर बहुत चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हैं? करेंगे ऐसा? हम लोग नहीं करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और जिनके अगेंस्ट हमें कभी भी नहीं जाना। वन ऑफ द स्टेक होल्डर इज कंपनीज इन्वेस्टर। Similarly, it can be company employees, our own government, and other particular stakeholders. It can be researchers and many other people. तो ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आप काम करेंगे वो आप काम कंट्री के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, हर एक के लिए बिल्कुल क्या करेंगे, बिल्कुल ट्रू सेंस में करेंगे, उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन अकाउंटेंट एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर किसी चीज़ के लिए प्रिविलेज मिल रहा है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आ रही है। अकाउंटेंट इज फ्री, वो कुछ भी करे उसको एज सच कोई उतना पकड़ने वाला नहीं है।
आपको सबसे पहले ही कौन पकड़ेगा? आपका अपना प्यारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हमारा जो एक्ट बना हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, उसके अंदर बड़े सारे सेक्शंस हैं, क्लॉजेज हैं, जिसमें डिफाइंड है कि व्हेन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज डीम्ड टू बी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, व्हेन इट इज डीम्ड टू बी इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्या क्या आप ऐसे काम करोगे कि आपको प्रोफेशनली मिसकंडक्ट माना जाए। तो आपको वो सब सोच समझ के करना है, बोलना है, शो करना है, एवरीथिंग। आपके बिहेवियर में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की झलकनी चाहिए। हर चीज़ में आपको उसको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है एंड उस लॉ के साथ चलना है, उस लॉ को फेवर करना है। तो कई बार भी अगर हम लोग कुछ मिस स्टेटमेंट कर देते हैं या फिर हम लोग किसी भी तरीके से सोसाइटी में कुछ अनफेवरेबल वर्क करते हैं, तो वो सब हमारे एक्ट के अगेंस्ट चला जाता है। यू ऑल नो, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट चाह के भी बहुत ज़्यादा फंकी वेबसाइट तक भी नहीं बना सकता। आप लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। आप अपने मर्जी से कोई भी लोगो नहीं बना सकते। हमारा एक लोगो है जो हमें इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, यू नो दैट, यस और नो। सब लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, कुछ लोग कार्स के पीछे भी स्टिकर लगा के घूमते हैं, देखा किसी ने कि नहीं देखा? तो हमको बस वही वाला लोगो यूज़ करने की अलाउंस है, जिसमें वो टिक होता है ना ऐसा सा, वही वाला यहाँ पर हमको लोगो लगाना है और हम कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इतना हमको उनके रिस्ट्रिक्ट होकर इंस्टीट्यूट की पावर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। ओके जी, देखो हमारा इंस्टीट्यूट कब बना, जरा सोचते हैं बना कैसे होगा। व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। तो इसका नाम भी ऐसे ही रखा, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड, ऐसे ही कुछ था ना, डिक्लेयर्ड इन अगस्त में इंडिपेंडेंस मिली थी। तो ऐसे ही क्या बना दिया इसको, इंडिया बना दिया। इंडिपेंडेंट, आई फॉर इंडिपेंडेंट, एन फॉर नेशन, डी फॉर डिक्लेयर्ड, आई फॉर इन, ए फॉर अगस्त। तो 1947 में तो हमें इंडिपेंडेंस मिली। अभी कितने सारे जरूरी काम थे, अभी तो कंट्री में कुछ है ही नहीं, जस्ट हमको फ्री करा गया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1950 में हमारा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इन पब्लिक डोमेन आया, जो हम लोग अपनी बुक के पहले पेज पे पढ़ते हैं कभी कभी। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जिसके हिसाब से कंट्री रन होगी। और इससे भी पहले, इससे भी एक साल पहले 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट बन गया। तो बताओ जी, इतने सारे काम जरूरी हैं, अभी तो 2-3 साल हुए नहीं कंट्री को इंडिपेंडेंट हुए, तो वहां के लोगों ने सीए एक्ट बनाने की इतनी जल्दी क्यों करी? ऐसा जो जरूरी हो गया कि सीए एक्ट पहले बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनता रहेगा, मतलब कंट्री जिससे चलेगी वो भी उन्होंने कहा बनता रहेगा, बाद में बनाएंगे। उससे भी पहले प्रायोरिटी आपके एक्ट को दे दी। मुझे बताओ ऐसा क्यों किया होगा? उस टाइम के लोगों की जरा सोच पड़ते, कुछ तो सोचा ही होगा ना। कितने सारे एक्ट 1950 के बाद आए, आज भी आ रहे हैं। तो ये पहले क्यों आया? इवन कंपनीज एक्ट भी कब आया? 1956 में आया पहले वाला। अब तो चेंज हो गया, अब कौन सा है? 2013, उसको अमेंड कर दिया, वो भी 5-6 साल बाद आया। ये 1949 में ही क्यों आ गया? फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करने के लिए। वेरी गुड पॉइंट। और कुछ? इकोनॉमी को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि अभी तो हमारी जीरो इकोनॉमी है, अभी तो कुछ है ही नहीं। और बताओ जी, हमारी कंट्री के पास अकाउंटिंग बॉडी नहीं थी, वो तो हमें पता नहीं थी जी। ऐसे तो बहुत सारी बॉडी नहीं थी, सिर्फ अकाउंटिंग क्यों, बहुत सारी बॉडीज नहीं थी। बताओ जी और क्यों? हाँ जी, और क्यों बनाया होगा, और क्यों बनाया होगा? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का फर्स्ट स्टेप करने के लिए। तो वही तो पूछ रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप यही क्यों करना है? फर्स्ट स्टेप तो बहुत सारे होते हैं, वाई दिस इज द ओनली फर्स्ट स्टेप? सोचो जरा, आपको पक्का आंसर मिलेगा क्यों ऐसा हुआ हो। देखो, कंट्री अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई है किसी के ऊपर रूल से, तो अब कंट्री को ग्रो करने के लिए क्या जरूरी है कि जो भी पैसा, फंड्स, रिसोर्सेज, जो भी चीजें हैं, कुछ तो है ना हमारी कंट्री के पास। तब कुछ तो था ना 1947 में, सारा थोड़ी अंग्रेज लेके भाग गए थे, कुछ तो यहाँ पर पड़ा रहा था और काफी कुछ था। और उससे पहले तो हमको सोने की चिड़िया भी बोलते थे। तो जो कुछ पड़ा हुआ है, क्या करा जाए कि जिसका मन है वो लूट के ले जाए पर्सनल बेनिफिट के लिए, और कंट्री जाए कहीं पे भी, ऐसा सोचे।
कि जो भी लोग हैं जिनका दिमाग तेज है या जो भी ऐसा उल्टा काम कर सकते हैं, जो लड़ाई झगड़ों में तेज हैं, उनके लिए ओपन फॉर ऑल कर दें। ऐसा होता है, कभी आप लोगों ने कभी बाहर देखा होगा ना, कभी वहाँ पर अर्थक्वेक आता है, कुछ भी ऐसा इशू होता है, तो मॉल वगैरह में या कहीं भी स्टोर में वहाँ चोरियाँ शुरू हो जाती हैं, भगदड़ मचती है, जो हाथ में आ रहा उठा के ले जाओ। आपने ऐसी वीडियोस देखी हैं कभी कि नहीं देखी? नहीं देखी तो देखना, आपको देखने को मिलेगी कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गए, तो जिसका भी जो मन में आ रहा है, सस्ता महंगा जो भी आ रहा है वो लेके भाग रहा है, कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर कंपनी को ओपन छोड़ दिया जाता इतने पैसों के साथ, पैसा ही पैसा है बहुत जगह, उस टाइम के हिसाब से भी काफ़ी था, ऐसा नहीं था नहीं है, तो क्या होगा, जो भी करप्ट लोग हैं और जो भी थोड़े से ऐसे लोग हैं जो पैसे को अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा लेविशली खर्च कर सकते हैं, वो खर्च करते चले जाएंगे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। उन सबको रोकने के लिए एक पर्सन को खड़ा करना जरूरी था जो सारे फाइनेंसिस को देखे, सारे फंड्स को देखे, कहीं वो लेविशली तो नहीं हो रहे, कहीं वो जितने रिक्वायर्ड नहीं है उससे भी ज़्यादा तो खर्चा नहीं किया जा रहा, कि बोल दिया कि खर्चा हुआ 10,000 करोड़ का और एक्चुअल में खर्चा हुआ सिर्फ 3,000 करोड़ का, 7,000 करोड़ अपनी पॉकेट में। तो कोई तो आपको लॉ बनाना पड़ेगा ना, कोई तो एक्ट बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जो पैसे का बहुत अच्छे से रख रखाव रख सकता है उसको एक नाम देते हैं। तो किसी ने कहा नाम क्या देना है, तो हमें पता अकाउंटेंट करते हैं काम, अकाउंटेंट हिसाब किताब लगाएगा। उन्होंने कहा नहीं, अकाउंटेंट हिसाब किताब तो लगाएगा लेकिन उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, उसके साइन लेने पड़ेंगे कि ये उसने काम किया है, ऐसे तो वो कुछ भी बहाना बना के भाग जाएगा वहाँ से। तो उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं और एक रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। तो उसका नाम क्या रख दिया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट भी एक नेक्स्ट लेवल का, एक गैजेटेड अकाउंटेंट। तो क्या नाम हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इसी पे एक्ट बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 कि पहले तो अपने फंड्स को अच्छे से मैनेज करो, संभालो, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाएगा कि कैसे किस किस लेवल के लोगों को उन फंड से बेनिफिट मिलेगा, किनको हमें अपलिफ्ट करना है, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, कहाँ पर हमारे को फंड्स लगाने हैं, कौन कौन से हमारे 5 ईयर प्लान के पार्ट बनेंगे। ये ना हो कि जब तक 5 ईयर प्लान बनना लगे सारा पैसा ही खत्म हो जाए। इसलिए किसको सबसे पहले प्रोफेशन को बनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अवर प्रोफेशन, डोंट टेक इट लाइटली। हम खुद ही अपने प्रोफेशन को लाइटली लेते हैं, दिस इज द वेरी बैड थिंग। और ऐसा होता भी क्यों है, अभी देखो अभी तक क्या थे आप लोग, घर पे अकेले थे जब तक यहाँ पर नहीं आए थे, बोलो हाँ। आज आप कितने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल गए, सर अभी ये बने थोड़ी हैं, तो बन तो जाएंगे ना, बन जाएंगे, क्या दिक्कत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो ऐसे ही बनते हैं, कभी मैं भी आपकी जगह पर बैठा हुआ था, आज आपके साथ इतने सारे सीएस बैठे हैं, कल को आप सीए भी बन जाएंगे। तो बताओ आपका नेटवर्क कितने सीएस का होगा, बहुत सारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आज मैं अपने सेल फोन में आगे सीए लिखता हूँ ना कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो वो लिस्ट ही खत्म नहीं होती, इतने सारे सीएस का नेटवर्क है। क्योंकि अलग अलग जगह पर जाते हैं, वहाँ पर फ्रेंड्स भी सीएस हैं, कुछ हमारी स्टडी के साथ साथ बने, कुछ जहाँ पर हम लोगों ने काम किया वहाँ पर बने, हम इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं वहाँ पर हमें सीएस मिलते हैं, तो सीएस यही भरे पड़े। तो आपके साथ भी ऐसे ही होने वाला है, ये तो होगा ही होगा, जितना मर्जी दूर भागो आप उसी को अट्रैक्ट करते हैं जिसके आप पार्ट हैं। अब जिसके पार्ट है उनके साथ, उनसे दूर कैसे रह सकते हैं। तो इतने सारे वहाँ पर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट जब दिखेंगे ना, तो आपको लगेगा ये कौन सी बड़ी बात है भाई, मैं अकेला इतनी भीड़ में, 500 लोग एक सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, सब सीएस हैं, ऐसे ही होते हैं सेमिनार्स, और मैं भी उसमें एक हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई वैल्यू नहीं है मेरी। लेकिन जब आप लोग वहाँ से अलग हो जाएंगे तो आपको दिखेगा आप हैं ही नहीं एज सच सोसाइटी में, बहुत कम हैं आप, और आप सबसे कम प्रोफेशनल हैं, आप सबसे कम प्रोफेशनल हैं। अगर मैं 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है ऑन रिकॉर्ड, बताओ जी 140 करोड़ में से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने हैं? 50,000, 3,50,000, एब्सोल्युटली करेक्ट। अराउंड 3,50,000 हैं। जरा परसेंटेज निकालो इसकी कितनी बनती है, निकालना जरा। 350 डिवाइडेड बाय 140 करोड़, 3 आप इसको ऐसे कर लो, 3.5 लैक्स है ना, तो ये आप इसको या तो करोड़ में कन्वर्ट करो या इसको लैक्स में कर लो, और बताओ कितनी परसेंटेज होगी। 1 करोड़ पे भी 3.5% होती है, तो उसके आगे भी लगा लो 0.00 करके कुछ आए। तो ये है आपकी परसेंटेज ओवरऑल पब्लिक के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। हमें अपने आसपास तो बहुत दिखते हैं, इसलिए हम वैल्यू नहीं करते। आप कुछ जगह जाएंगे वहाँ पर ऐसा होगा कि 2 किलोमीटर का आप अकेले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 2 किलोमीटर तक आपके प्रोफेशन जैसा कोई पर्सन ही नहीं है। दिल्ली में रहेंगे ऑब्वियसली, सब लोग दिल्ली आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखेंगे, नहीं तो कुछ जगह पर बहुत ही कम आपको दिखेंगे। तो आप वो रेयर स्पीशीज़ हैं
कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, पीपल विल कम टू यू डायरेक्टली, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। वो सर्च करेंगे हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट नियर मी, यू डोंट हैव टू सर्च दैट वेयर इज माई क्लाइंट। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। बाकी सब में देखो कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए हर 6 महीने में 1 साल में कितने सारे इंजीनियर्स क्रिएट होते हैं, डॉक्टर्स क्रिएट होते हैं और पता नहीं कौन कौन से प्रोफेशनल्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूट को पता है मुझे कितने लोगों को पास करना है, क्वालिफाई करना है, बट दैट डजेंट मीन एट ऑल कि अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसको पास नहीं किया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। उसको स्टिल पास करना पड़ेगा, फिर चाहे वो पासिंग परसेंटेज बढ़ाए या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड बढ़ाए, ये उसका टेक है, ये उसका काम है। हमको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, दैट्स इट। ऑल राइट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब आप बताओ जी आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं इस कोर्स से रिलेटेड, या आपको कहाँ कहाँ पर कुछ लगता है कि सर ये सुना हुआ है हमने गलत या वो सुना हुआ है, एंड आई वांट टू क्लैरिफाई ईच थिंग आउट ऑफ यू। बताओ जी आपको, बट यू हैव टू एक्सप्रेस, आपको बोलना जरूर पड़ेगा। आज की क्लास बस हमें इस कोर्स को ही समझने वाली क्लास है। सर रेगुलर कॉलेज के साथ सीए करते हैं तो बोलते हैं मतलब पॉसिबल ही नहीं है, साथ में कर ही नहीं पाओगे या ये कर लिया तो वो नहीं होता। देखो जी रेगुलर कॉलेज के साथ सीए करने के क्या क्या आपको रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। 2 तरह से आप लोग ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेजुएशन इज नॉन ऑप्शनल, इट इज़ मैंडेटरी, आपको करनी ही चाहिए। मैंडेटरी नॉट बिकॉज आईसीए सेज, आईसीए कुछ नहीं बोलता, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, और एक्चुअल में भी करनी चाहिए। यू मस्ट पोजेस ग्रेजुएशन डिग्री एज वेल। तो आई होप सब बच्चे ग्रेजुएशन तो करने वाले होंगे, चाहे कहीं से भी करें, यस और नो। कोई ऐसा तो नहीं है बच्चा जो सोच रहा सर मैं तो सिर्फ सीए ही करूँगा, मैं तो ग्रेजुएशन करूँगा ही नहीं, ऐसा किसी को भी नहीं रहना। नाउ ग्रेजुएशन आप कैसे कैसे कर सकते हैं, ओपन से कर सकते हैं, ओपन लर्निंग, और यू कैन से कॉरेस्पॉन्डेंस मोड, या रेगुलर से। अब देखो होता क्या है, कहाँ पर दिक्कत आएगी, प्रैक्टिकली समझते हैं। मैंने आपको हर चीज़ बोला है, हम लोग फैक्ट पे समझेंगे, ऐसे सुनी सुनाई बातों में नहीं करेंगे जिसके पीछे कुछ भी हमारे पास इन्फेरेंस नहीं होगा। अभी आप ओपन से अगर कर रहे हैं या रेगुलर से कर रहे हैं, फाउंडेशन में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों सर? फाउंडेशन में तो देखो आपको क्या करना है, एग्जाम ही देना है। ओपन वाला जो स्टूडेंट है वो क्लासेस ले लेगा, रेगुलर वाला देखेगा उसको कैसे लेनी है। या तो वो पेन ड्राइव लेगा, जैसे हमारी पेन ड्राइव भी मिलती है जिसको हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स बोलते हैं, और अपना रेगुलर कॉलेज करके आएगा और शाम को रात को अपने टाइम के हिसाब से पढ़ेगा जैसा उसको सूटेबल है। तो यहाँ तो वो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगा, ऑल्दो इट इज़ डिफिकल्ट, वो आप देख पा रहे हैं। आपके पास तो देखो इस टाइम आप क्लास ले रहे हैं, इस टाइम कॉलेज का टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो रेगुलर में जाएंगे तो कॉलेज जाएंगे, क्लास थोड़ी लेंगे, तो फिर कैसे लेंगे, रिकॉर्डेड वाली। और हमारी ऐसी ही क्लास रिकॉर्डेड होती है जो आपको अलग से मिल जाती है। चलो जी ये तो हो जाएगा सर, लेकिन इसमें भी हमें मज़ा नहीं आया। अभी आगे चलते हैं, और देखो जी कहाँ पर और इशू आ सकता है। इंटरमीडिएट में भी जहाँ पर सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओपन वाला स्टूडेंट आराम से रेगुलर क्लासेस ले रहा होगा, रेगुलर वाला क्या बच्चा करेगा, इसको फिर से वो रिकॉर्डेड वगैरह के मोड्स में जाना पड़ेगा, और अपने कॉलेज के बाद देखना पड़ेगा कि मैं उस लेक्चर को कैसे देखूँ। तो उसके ऊपर बर्डन बहुत बढ़ जाएगा, और कभी कभी बर्डन बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो अपना एक अटेम्प्ट स्किप कर देता है कि नहीं हो पाया इस टाइम तक, तो क्लासेस ही कंप्लीट नहीं हुई, आता था थक के और क्लास रेगुलर नहीं ले पाया। और आप जो रेगुलर ले रहे होगे उनकी तो बात ही अलग होगी, तो यहाँ पर वो भी उसको मिस करेगा। उसके बाद अगर हम लोग फाइनल की बात करें तो फाइनल से पहले क्या आती है, ट्रेनिंग आती है। आप लोगों के माइंड में तो कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर एग्जाम दे दिए, यहाँ पर दे दिया, अब तो आपको एग्जाम देना ही नहीं है सच। अब तो आप फ्री माइंड से ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग से पहले कंप्लीट होने के बाद आपको 6 मंथ इंस्टीट्यूट सिर्फ पढ़ने के लिए अलग से देता है, वहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं होगी आपकी, तब पढ़ लेना, बहुत टाइम है सेल्फ स्टडी के लिए। और जो भी साथ साथ कोचिंग आपको लेनी है, एक आधी आप क्लास भी ले सकते हैं, मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले या फिर बाद में, एज द केस में भी। ये वाला बच्चा अब मुझे बताओ यहाँ पर कैसे काम करेगा। अब तो उसको 10 to 6 जाना पड़ेगा ट्रेनिंग पे, 10 AM to 6 PM या जो भी टाइम ऊपर नीचे रहता है, और उसका अब तो कॉलेज मिस होगा। ट्रेनिंग थोड़ी ऑप्शनल हो जाएगी। क्या आपका CM हम बोलेगी कि भैया आप रेगुलर कॉलेज के हो, हम ऑफिस शाम को 7 बजे खोलेंगे और रात के 3 बजे तक हमारा ऑफिस चलेगा, क्या आपके हिसाब से वो ऑफिस की टाइम बदल देंगे? क्लासेस का टाइम का तो मॉडिफिकेशन हो गया ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी, दिस रिकॉर्डेड लेक्चर, कि ठीक है क्लास आपको रिकॉर्ड करके शाम को मिल जाएगी। लेकिन हाउ दिस इज पॉसिबल, तो पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। तो अब आप क्या करोगे, आपको ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। तो या तो आप ट्रेनिंग लेट स्टार्ट करोगे कि ठीक है मैं ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन ही लेट करा रहा हूँ, अपनी ग्रेजुएशन मेरी 1 साल की बची हुई है वो पहले कर लेता हूँ, तो आपकी CA क्या हो जाएगी, 1 साल डिले हो जाएगी। और अगर आप सोचोगे पहले ट्रेनिंग करूंगा तो ग्रेजुएशन को 3 साल थोड़ी रोक के बैठोगे, तो जनरली बच्चे वहाँ पर फिर ग्रेजुएशन के लिए 1 साल और दे देते हैं और फिर अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं।
गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। रेगुलर कॉलेज में जा रहे हो तो ट्रेनिंग कैसे करोगे? ऑफिस से छुट्टियां थोड़ी रोज मिलती रहेंगी। गेटिंग दिस पॉइंट? यस और नो। और अगर कॉरेस्पॉन्डेंस है तब तो वैसे नहीं जाना, बस एग्जाम देने जाना है, कोई इशू ही नहीं है। और जो लेवल होता है इन एग्जाम्स का और जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, आपको कभी भी एग्जाम के लिए एज सच एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद इन दैट सीए कोर्स आपके सारे मोस्टली पेपर्स कवर हो जाएंगे। जो सब्जेक्ट ही नहीं है सीए में, ऑब्वियसली वो तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे हिंदी का पेपर भी होता है वहाँ पर, इंग्लिश का पेपर भी होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट नाम से कोई पेपर होता है जिसको बिजनेस स्टडीज ही बोलते हैं, तो वो हम हमारे कोर्स में नहीं है, तो उसके लिए तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, अकाउंटिंग की, वहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होगा, वो आप सब यहीं पर पढ़ लो। यहीं पर आप इस लेवल पे पढ़ोगे कि आपको ये पेपर देना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत आएगी? कुछ भी दिक्कत नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स इसको प्रॉब्लम मानते हैं या कोई प्रॉब्लम नहीं मानता, तो आपके ऊपर है आपको कैसे करना। इफ़ यू वांट टू एंजॉय कॉलेज लाइफ यू कैन गो फॉर रेगुलर कॉलेज, बट ये पक्का है कि आपकी सीए की स्टडीज उस पर इम्पैक्ट होगी या फिर आपकी सीए 1 साल डिले भी हो सकती है। अगर ओपन से करोगे तो सारा एंजॉयमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हम लोग करवा देते हैं। आपका फेस्ट भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करते हैं, सारे फेस्टिवल्स को भी इंजॉय करते हैं। तो अगर आप उसी को मानते हो इनफ है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी है। इट इज़ अप टू यू। यहाँ पर आपका माइंड सेटअप बिल्कुल क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर। करना क्या, सिर्फ सीए करनी है। जब एग्जाम का टाइम आएगा तो पेपर देने चले जाना, पढ़ने की भी कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया ना। कुछ और आपको यहाँ पर इशू आएगा, तो दिस इज अप टू यू कि आपको क्या ऑप्ट करना। आई नेवर से कि यही करो या वही करो, आपको जज करना है। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। मैं आपके सामने सारी सिचुएशंस रख सकता हूँ, आपको देखना है कि आप किस सिचुएशन में फिट बैठे। बट मोस्टली जो आजकल देखा गया है, मोस्टली चाहे वो स्टूडेंट्स ऐसे भी हों जो टॉपर्स रहे हों सीबीएसई के भी, इफ़ दे गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी दे रेयरली गो फॉर रेगुलर कॉलेज। वो क्या ऑप्ट करते हैं, वो कॉरेस्पॉन्डेंस मोड से अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, बिकॉज दे वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट। एंड व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नोबडी विल आस्क यू दैट वेदर यू हैव डन ग्रेजुएशन और नॉट। वो ये भी नहीं पूछेंगे कहाँ से करिए, वो तो भूल ही जाओ, उनको मतलब ही नहीं है उससे। दे आर रिक्रूटिंग यू बिकॉज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड नॉट बिकॉज यू हैव डन दैट ग्रेजुएशन। क्लियर है सबको ये बात? ओके जी, चलो जी, अब हम लोग बात करते हैं अपने कोर्स कंटेंट की। तो लिखो जी फटाफट से, यहां से आप लोग लिख सकते हैं सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग मई 2024। अच्छा, आपको पता है आपके कोर्स में कुछ चेंजेस हुए हैं? ऐसा सुन के आए कोई लोग? कुछ चेंजेस हुए हैं, अच्छे चेंजेस हैं कि बुरे चेंजेस हैं? जो है सर ठीक है, हमें क्या मतलब, हमने तो सीए ही बनना है, जो भी पढ़ाएंगे वही पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है सर? एक्सेप्टेबिलिटी है हर चीज़ की। बताओ जी, कुछ तो सुना होगा, आसान हो गया सीए कोर्स, मुश्किल हो गया कि वैसे ही है? बढ़ गया कोर्स, कोर्स बढ़ गया। पेपर तो कम हो गए तो कोर्स कैसे बढ़ गया? कहाँ गया हमारा कोर्स? कहाँ पर हमने लिखा था 3-3-3 ऐसे कुछ लिखा था ना, ये रहा देखो। पहले क्या था? पहले था फाउंडेशन 4 पेपर, अभी भी 4 पेपर, कुछ नेम वेम चेंज कर दिए, कुछ छोटे मोटे सब्जेक्ट इधर उधर कर दिए, बाकी 4 पेपर के 4 ही हैं। इंटर में 3 और 3 6 कर दिए, पहले 8 थे, सिर्फ उससे 6 कर दिए, 2 पेपर ही हटा दिए। फाइनल के पहले पेपर 8 थे, सिर्फ 6 कर दिए। तो अब तो बताऊँ फाइनल वाले कुछ बच्चे क्या हो रहे हैं, 1-2 तो मेरे भी फ्रेंड हैं। सर आपके फ्रेंड? हाँ, बहुत पुराने फ्रेंड हैं मेरे। वो जब सीए कर रहे थे, किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं कर पाए, कुछ भी इशू रहा, तो उन लोगों ने क्या करा, जॉब्स वगैरह स्टार्ट कर दी। अब उनके पास जॉब्स का तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। नाउ व्हेन दे गेट टू नो कि अब तो भाई 8 के सिर्फ 6 पेपर रह गए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनका एक ग्रुप भी क्वालिफाई है फाइनल का, जिसमें एक ग्रुप उनका क्वालिफाई है और दूसरा वाला ग्रुप बस उनको देना है, लेट सपोज। तो वो सोच रहे हैं अब तो मौका आ गया, वो ऐड सुनी हुई है ना आपने, मौका वाली। तो अब वो भी सोच रहे हैं कि चलो हम भी एक एग्ज़ाम दे देते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं। अब हमें पेपर ही कितने देने हैं? सिर्फ 3 पेपर देने हैं। ओनली 3 एग्जाम यू हैव टू गिव, और 3 में से भी एक पेपर कौन सा इसमें? ओपन बुक पेपर है। तो कितने बचे टेक्निकली? 2 पेपर बचे। तो सोच रहे हैं 2 पेपर देके अगर हमारे पास सीए की डिग्री आ रही है जो इतने सालों से रुकी हुई है, तो व्हाई नॉट? तो दे आर अगेन री अटेम्प्टिंग। चलो वो तो दूर की बात हो गई, आपकी बात करते हैं। आप कह रहे हैं सर मुश्किल हो गया हमारा कोर्स। देखो आप पता है किस स्टेज पे हो? आप हो अभी ट्रांजिशन फेज में। ट्रांजिशन क्या होता है?
ना उधर के पूरे और ना इधर के पूरे, बीच में कहीं ना कहीं। अब ये पूरे थोड़ी आ गए May 24 के, अभी तो पहली बार आ गया। हाँ ठीक है, आपको पेपर न्यू स्ट्रीम में ही देना है, सब कुछ न्यू होगा, आपको यहाँ पर भी न्यू मटेरियल मिलेगा, एवरीथिंग विल बी न्यू। लेकिन अभी ट्रांजिशन है, मतलब ये टेस्टिंग फेज चल रहा है। तो टेस्टिंग फेज में सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसका होता है, इंस्टीट्यूट का कि बच्चे का? बताओ जी। क्रिकेट देखते हो आप लोग कि नहीं देखते? देखते हो, थोड़ा थोड़ा सबको आइडिया है। जब रनआउट के लिए थर्ड एम्पायर को करा जाता है ना, जब रनआउट क्लियर नहीं होता कि वो प्लेयर का बैट क्रीज तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, काफ़ी क्लोज होता है, तो क्या किसको एडवांटेज देते हैं, बैट्समैन को देते हैं या फील्डिंग साइड को देके आउट बोल देते हैं? क्या रिजल्ट आता है? देखते हो ना, तो बताओ फिर। अगर कुछ भी नहीं पता चल रहा, बहुत ही क्लोज है, एक एंगल से सोचें तो लगता है आउट है, दूसरे से देखें तो लगता है कि पहुंचा हुआ है, तो क्या एक्चुअल फाइनल कंक्लूजन निकलता, रिजल्ट क्या आता? मैच रेफरी से भी पूछ लिया, वो भी तो इंसान ही है, वो क्या बताएगा किसका फेवर में जाएगा? तो बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को दे दिया जाता है और उसको आउट नहीं दिया जाता कि खेल लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आउट दे दिया तो बहुत शोर मचेगा। और ऐसे ही हमारा जस्टिस है, जस्टिस जी तो हमारा ऐसा ही है ना कि हमको अच्छे से कंक्लूजन चाहिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन कल्प्रिट है, इसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, तो ही इसको हम लोग सजा देंगे, अदरवाइज हम किसी को भी नहीं दे सकते। यही बोलते हैं कि 100 लोग जिन्होंने गलत काम किया उनको भी छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन एक इनोसेंट को हम लोग को यहाँ पर ऐसे कोई भी पनिशमेंट नहीं देनी। ऐसे ही हमारा लोग कि कोई भी इनोसेंट नहीं फंसना चाहिए, चाहे 100 गुनहगार भाग के चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपके साथ भी कुछ यही सिचुएशन है। अभी आपका कोर्स है बिल्कुल नया, टेस्ट कर रहे हैं, पहला अटेम्प्ट पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है पहले अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट सारा गुस्सा निकाल देगा कि सारे मुश्किल क्वेश्चन यहीं पे पूछूंगा? क्या होगा बताओ? उनको ये नया कोर्स पॉपुलर करना है कि फेल करना है? पॉपुलर करना है। तो पॉपुलैरिटी कैसे मिलेगी? जब एग्जाम दे के बच्चे आएँ, रिजल्ट के बच्चे बाद बच्चे आएँ, बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, वो खुशी खुशी इस कोर्स की तारीफ़ करें या बोलें अरे बड़ा मुश्किल कर दिया, अब तो सीए का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमारा बच्चे ने तो बेचारे ने इतनी मेहनत की थी फाउंडेशन में, उसको फाउंडेशन में परेशान कर दिया। क्या उल्टा होगा? उल्टा होगा। हमेशा जब भी नया कोर्स आया, बिलीव मी, जो स्टार्टर्स होते हैं, अभी आप भी स्टार्टर हो, तो उनको बहुत इसका एडवांटेज मिलता है। वो खाने से पहले हम स्टार्टर खाते हैं ना, तो वही वाले स्टार्टर हुआ। तो अभी इंस्टीट्यूट आपको परेशान नहीं करेगा, अभी बिल्कुल आराम से चीज़ों को चलाएगा। लेकिन 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 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी जो इंस्टीट्यूट के पास गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आ रहा है कहीं ना कहीं, उसको आपके इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग को और बढ़ाना है। यू डोंट नो कि अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, वो आज तक कभी भी किसी के पास नहीं आई होंगी, जो अब से आएंगी। यू कैन वेल अवेयर ऑफ कि इंडिया किस लेवल पे ग्रो कर रहा है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इंडिया में वो चीज़ें होती हैं जो आज तक नहीं हुई। अभी आप लोगों ने इसरो की भी वो देखा, सक्सेस देखी, पहले तो नहीं हुआ, कब से बना हुआ इसरो? क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको गवर्नमेंट भर भर के फंडिंग दे रही है कि हमें उनको आगे बढ़ाना है, उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है, बिकॉज वो टैलेंट है जो हमारी कंट्री को बढ़ा सकता है। हमें ब्रेन ड्रेन नहीं करना। अभी तक क्या होता था, आईआईटी से बच्चे इंजीनियरिंग करता था, पढ़ाई तो उसने सारी यहाँ पर करी, उसके बाद कहाँ चला गया? यूएस में चला गया, यूके में चला गया, जर्मनी में चला गया, वहाँ की कंपनी में काम कर रहा है और इतना ब्रिलियंट माइंड है कि उस कंपनी का टॉप पोजीशन पे है, उस कंपनी का सीईओ बना हुआ है, डायरेक्टर बना हुआ है। ऐसा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? आप चेक कर लो, माइक्रोसॉफ्ट चेक कर लो, गूगल चेक कर लो, कोई भी कंपनी को पकड़ लो, सबका जो टॉप मैनेजमेंट है कौन है? सब इंडियंस हैं। तो अब ये काम अब हमें नहीं करना, बहुत साल हम पीछे रह गए। अब हमारा बच्चा यहाँ पर रुके, उसके लिए क्या करेंगे? उसको भर भर के अपॉर्चुनिटी देंगे कि तू बाहर क्यों जाता है अपनी फैमिली छोड़ के, तेरे को यहाँ पर ही हम वो सब कुछ दे देते। तो उतनी आपके पास यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ने वाली हैं। तो इंस्टीट्यूट, आपका इंस्टीट्यूट भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट को भी बहुत फंड्स देगा गवर्नमेंट, और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल बना देगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल बना देगा। तो जब इंपॉर्टेंट बनाएगा तो क्या सबको बना दे? फिर इंपॉर्टेंस ही किस चीज़ की है? एंटीक जो भी चीज़ होती है उसकी वैल्यू क्यों होती है? कोई भी चीज़ एंटीक होती है ना, वैसा वो प्रोडक्ट तो कोई भी बना सकता है, लेकिन वाई इट इज़ सो वैल्यूएबल? क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम है या सिर्फ सिंगल है। सचिन तेंदुलकर ने जिस बैट से 100 सेंचुरी स्कोर करी उसमें साइन कर दी, क्यों? वो बहुत करोड़ों में बिका,
क्या दिक्कत है भाई, ऐसा बैट खरीद लो, कुछ हज़ारों में मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, इतने का ही होता है बैट। तो सेम विलो का बैट आपको मिल जाएगा। क्यों उसकी इतनी वैल्यू है? क्योंकि वो एक ही है, वो इतने सारे नहीं बन सकते, उसके साइन उसी ने किए हैं, उससे उसने ही खेला था। आप तो उससे भी बेटर बना सकते हो, लेकिन उसकी भी वैल्यू नहीं होगी। तो ऐसे ही आपकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी ताकि ग्लोबली आपकी रीच बढ़े, आप एक ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकें। और उसके लिए जो चीज़ें चल रही हैं बैकएंड पे वो हमको पता चलती रहती है, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट। वो बहुत इमेंस एप्रिशिएबल है, जिसका आपको एडवांटेज मिलने वाला है। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म में इंस्टीट्यूट व्हाट वांट्स, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। अभी का जो पैटर्न है, फाउंडेशन में इतना पास रिजल्ट, इंटरमीडिएट में इतना रिजल्ट और फाइनल में इतना रिजल्ट, यही है सिस्टम। अभी की बात करें, उन्होंने कहा इस पूरे को हमको क्या करना है, इस पूरे को हमको करना है रिवर्स, पूरा रिवर्स करना है। फाउंडेशन में पास होंगे इतने, इंटर में होंगे इतने और फाइनल में होंगे लगभग मैक्सिमम जो वहां पर पहुंचे होंगे। अगर हम सीए इंस्टीट्यूट की बात ना करें तो बाकी सब इंस्टीट्यूट में तो हमेशा से ऐसा हो रहा है। कभी आपने ऐसा सुना कि एक बच्चा जिसका आईआईटी क्वालिफाई हो गया लेकिन अभी तक वो इंजीनियर ही नहीं बना? ऐसा सुना आपने? आईआईटी क्वालिफाई करने का मतलब 99% वो इंजीनियर की डिग्री लेके आएगा। किसी रीज़न की वजह से छोड़ के आ जाए कोर्स तो एक अलग बात है, लेकिन अब उसका फेल वेल होने का कोई चक्कर नहीं है। अब तो डिग्री आ गई, आईएम में आपको एडमिशन मिल गया तो हो गए आपके एमबीए। अब वो 2 साल में कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप फेल होते गए और आपको डिग्री नहीं मिली। लेकिन क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऐसा सुना है कि बच्चे का एंट्रेंस तो क्लियर हो गया लेकिन फाइनल अभी तक नहीं हुआ? सर ये तो हम लोग रोज ही सुनते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? तो इसको ख़त्म करना है। जो बच्चा एंट्रेंस क्वालिफाई करेगा उसके आगे के लेवल्स को पास होने की परसेंटेज और बढ़ती चली जाएगी। अब सर हमारे लिए इसमें अच्छी बात क्या है? आपके लिए अच्छी बात वही है, अभी फाउंडेशन टफ हुआ नहीं है, आप तो ईजी रूट में निकल रहे हैं। अभी थोड़ी इंस्टीट्यूट सारा गुस्सा निकालेगा, अभी आप ईजी में निकलेंगे, आगे तो आपके लिए प्लस होना है। ओके, और अदरवाइज बाद में क्या होना है, यहाँ से 2-3 साल बाद निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो ईजी है ना। अभी आपके लिए देखो ये पैटर्न है, ये फाउंडेशन का, और आगे भी आपका इंटरमीडिएट भी अच्छा खासा रहेगा और फाइनल उल्टा बढ़ेगा। लेकिन अभी आगे आने वाले बच्चों के लिए ये फाउंडेशन बहुत टफ हो जाएगा। एकदम से वो नहीं कर सकते कि एकदम ही स्ट्रक्चर चेंज कर दे, लेकिन दैट इज प्लान या दैट इज देयर विजन प्लान कि ओवर द पीरियड उनको ऐसा जरूर करना है। अभी आप लोगों ने इस बार का रिजल्ट स्टडी किया किसी ने कि नहीं किया? अभी फाउंडेशन का रिजल्ट कैसा आया मैं आपको बता देता हूँ, आपको नहीं पता तो। अभी जो रिजल्ट आया, जस्ट जो अभी आया रिजल्ट सीए फाउंडेशन का, और जो उससे पहले आया था उसमें कुछ हम लोग कंपैरिजन करते हैं। उससे पहले आया था 33%, मतलब हर 3 में से एक बच्चा पास मैथमेटिक्स ही बोलता है। और अब कितना हो गया था? 25%, स्ट्रेट अवे 8% का डाउनफॉल। तो पैटर्न तो वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी इतनी दिक्कत नहीं आई। और अब आपका पहला अटेम्प्ट पड़ेगा नए वाले कोर्स में, जिसमें उम्मीद है कि या तो उसी परसेंटेज को वहीं पर रोकेंगे और क्या पता बढ़ भी जाए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो फाउंडेशन का रिजल्ट बहुत कम कर देंगे। ये उनका विजन का प्लान है, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर आप ये काम नहीं करोगे तो हम लोग एक और इंस्टीट्यूट ओपन कर देंगे जिसका नाम क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग। ये आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? गवर्नमेंट ने डरा दिया आईसीए को, या तो खुद सुधर जाओ नहीं तो हम अपने आप ही एक नया इंस्टीट्यूट ओपन कर देंगे, फिर आपके आईसीए को हम अपने आप ही क्लोज कर देंगे या उसमें वैसे ही कोई एडमिशन नहीं देंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग के नाम से उन्होंने बोला हम लोग एक अलग इंस्टीट्यूट नहीं तो खोलने जाते हैं, या खुद ही सुधर जाओ। तो इससे डर के आईसीए अब बिल्कुल वही काम कर रहा है जो गवर्नमेंट ने आईसीए को बोले हुए। ठीक है जी, ये भी बात मैं बोल रहा हूँ ना, आप क्या करोगे? रिसर्च करोगे कि ऐसा है भी कोई इंस्टीट्यूट, क्या है सर क्लास में कुछ भी बोल देते हैं। चेक करना कि क्या इसकी कोई बात हुई या नहीं हुई, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। आज की जो इकॉनमी है वो एक नॉलेज इकॉनमी है, मतलब यहाँ पर हमको नॉलेज लेने के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट पे सारी नॉलेज अवेलेबल होती है विद प्रॉपर फैक्ट्स एंड एवरीथिंग। हमारे पास यूट्यूब है कि नहीं है, गूगल है, विकीपीडिया है, एवरीथिंग है। नाउ इट इज़ अप टू अस कि हम उन रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या हम उसमें वही अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को देखते हैं, उनके व्लॉग्स देखते हैं और दिन में, दोपहर में, रात में, आधी रात में क्या क्या करते हैं, या हम अपनी स्टडी से रिलेटेड वहाँ पर कुछ ढूंढते हैं, या उनके सब्सक्राइबर्स और लाइक्स और कमेंट्स बढ़ा बढ़ा के उनको करोड़पति करते हैं, या अपना प्लान अच्छे से करते हैं कि हमको कैसे आगे कुछ करना है। दैट इज़ यूर टेक। समझ में आ रही है सारी बातें? तो आपको मैंने इंस्टीट्यूट का विजन भी क्लियर कर दिया, आपको मैंने ये भी बता दिया कि हमें क्या करना है।
ओके जी, तो अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो जी, आपके सिलेबस में क्या क्या है, कहने के लिए क्या है, एक्चुअल में क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिखना स्टार्ट करो सब लोग। फर्स्ट, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे बनी, क्या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब चीज़ें आप लोग डिस्कस करेंगे। ओके जी। सेकंड इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पढ़ा हुआ सब लोगों ने, यस और नो? नेम तो सुना होगा, मैं तो मान के ही नहीं चलता कि आपको कुछ भी पता हो। ऑल्दो आई नो दैट यू आर वेरी 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 इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तभी आप लोग कहीं ना कहीं सीए में आए हैं, लेकिन मुझे उससे कुछ भी ज़्यादा लेना देना नहीं है। आई विल टीच एवरी टॉपिक एट अ ज़ीरो लेवल, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे मैं पढ़ाऊँगा, जैसे आपको कुछ भी नहीं पता। और नेम सेम होने का मतलब ये मत समझ लेना कि टॉपिक सेम है, वो जब हम पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि कितनी और भी डेप्थ है एक ही टॉपिक में, कितने और न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मीनिंग स्टॉक। स्टॉक का कैसे वैल्यूएशन होता है, स्टॉक को कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिया जाता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। फोर्थ टॉपिक, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिफ्थ टॉपिक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। ड्रॉर, ड्रॉई, पेई, ऐसे कुछ पार्टीज होती थी, एंडोर्स कर देते थे कुछ ना कुछ। बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे और आपके स्कूल लेवल से बहुत कुछ है इसमें एक्स्ट्रा जो आपको यहाँ पर पढ़ना है, वो तो बहुत ही बेसिक था, यहाँ पर बहुत कुछ होगा। नेक्स्ट, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर क्लास 11th, एंड में पढ़ा होगा, तो उसको बहुत डिटेल में अगेन यहाँ पर डिस्कस करना है। मतलब वहाँ पर जब आप लोग 4-5 छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स करते थे, यहाँ पर बहुत सारी टेक्निकल आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एनपीओ। तो जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, उसकी भी तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। आपके पास एनपीओ का क्लाइंट आएगा तो मना कर दोगे, नहीं सर हमने तो कभी एनपीओ की अकाउंटिंग नहीं करी। नो, आपको एनपीओ की भी सीखनी है, आपको प्रॉफिटेबल एंटिटीज की भी सीखनी है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, मतलब जब आपके पास क्लाइंट आता है, क्या उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते हैं? अगर सब कुछ प्रॉपर है तो आपके पास करवाने ही क्या है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है तभी तो आया। तो उसके अकाउंट्स इनकम्प्लीट है, पहले तो आप उसको कंप्लीट करेंगे और फिर आप उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। मतलब उसके बाद कुछ चीज़ों की फिगर्स नहीं है प्रॉपर, कुछ डाटा मिसमैच हो रहा है, आप उन सबको ठीक करेंगे और उसके बाद हम लोग उसके कैसे अकाउंट्स बनाएंगे वो हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पूरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो आप लोगों ने कहाँ पर सीखी, आप लोगों ने क्लास 12th में सीखी। ओके जी, पूरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग यहाँ पर आपको करनी है। आप लोगों ने डिसोल्यूशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वो भी पढ़ा था। तो इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन लिख लो इसको। पूरी पार्टनरशिप तो है ही, इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन भी और साथ में एंड एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी। अब सर एलएलपी क्या होता है हमें तो यही नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी बस नेम लिखना है। एलएलपी की फुल फॉर्म होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या होती है, क्यों बनती है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट, 10th इज योर कंपनी अकाउंटिंग और आई कैन से कंपनी अकाउंट्स। अब ये कंपनी अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर तो हैं ही, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो। इसके अलावा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है,
बोनस, जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है वो है, जब राइट शेयर इशू करती है वो भी है। तो ऐसे भी टॉपिक जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता वो भी यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डोंट गो विद द हेडिंग, दिस आई वांट टू से, हेडिंग पे मत जाओ कि सर हेडिंग कंपनी अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, पार्टनरशिप पढ़ी हुई है और हमने फाइनल अकाउंट भी पढ़ा हुआ है, 80-90% तो कोर्स करा हुआ है। जब इसके अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा कितना किया हुआ है कितना नहीं किया हुआ। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपके सारे बेसिक टॉपिक्स हैं, जर्नल हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, लेजर प्रिपरेशन हो गया, कैश बैक हो गया, पैटी कैश बैक हो गया, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गया, कुछ कन्वेंशंस हो गई, एवरीथिंग यू हैव टू रीड अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। तो टोटल अगर मैं ग्रॉस लेवल पे बोलूँ तो कितने टॉपिक्स हैं? 10 टॉपिक्स हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर एक बार ये बता दीजिए कि पेपर का पैटर्न कैसे होता है। देखो, ऑल्दो अकाउंटिंग के अंदर अभी न्यू सिलेबस में कोई पेपर पैटर्न में चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन इंस्टीट्यूट कैन वेरी कैन चेंज, उसके बारे में वो आपको आगे बताएगा। लेकिन क्योंकि पेपर पैटर्न में ऐसा कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है, तो देखो एग्जाम आपको किस तरीके से आता है। यू ऑल नो पेपर कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। कितना टाइम मिलेगा? 3 आवर्स मिलेंगे। साथ में क्या मिलेगा? 15 मिनट्स का। हाँ जी, नालायक बच्चा कह रहा है सर लंच मिलेगा। लंच वंच कुछ नहीं मिलेगा बेटा, सीए का एग्जाम हो रहा है यहाँ पे। 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा। 15 मिनट्स का क्या मिलेगा? रीडिंग टाइम आप लोगों को मिलेगा। और पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा? सबसे पहले होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 विच इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। कंपल्सरी क्वेश्चन, और कितने मार्क्स का होगा ये कंपल्सरी क्वेश्चन? 20 मार्क्स का। तो 100 में से 20 मार्क्स को करना ही करना है अटेम्प्ट, इसकी कोई चॉइस नहीं है। और इसमें होंगे 3 पार्ट। ए पार्ट विच विल आस्क फॉर ट्रू और फॉल्स, जिसमें 6 स्टेटमेंट्स पूछी जाएंगी फॉर 2 मार्क्स ईच। तो ये कितना हो गया? 12 मार्क्स। बी पार्ट, कोई भी एक थ्योरी क्वेश्चन छोटा सा 4 मार्क्स का, जिसमें थ्योरी क्वेश्चन किस फॉर्म में हो सकता है? इट कैन बी डेफिनेशन फॉर्म, इट कैन बी डिफरेंस बिटवीन, इट कैन बी एनी शॉर्ट नोट, और इट कैन बी एनी क्लासिफिकेशन बेस्ड। क्लासीफाई करो ट्रांजैक्शंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, एसेट्स में, लाइबिलिटीज में, किसी भी फॉर्म में। तो ये आपके पास 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आएगा। एंड सी पार्ट प्रैक्टिकल बेसिक क्वेश्चन, जो आपकी बेसिक अकाउंटिंग को टेस्ट करेगा। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, कितने नंबर का? 20 मार्क्स का। इसको सब लोग नोट डाउन करें, नोट इट डाउन एवरीवन। हम लोग पेपर का पैटर्न समझ रहे हैं कि हमारा पेपर कैसा होगा, पहले उसकी तो बात कर लें। तो कंपलसरी क्वेश्चन 20 मार्क्स का तो हमें अटेम्प्ट करना ही करना है, जिसमें सब होंगे 3 पार्ट्स। इसके अंदर 3 पार्ट होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। चलो जी, ऑलराइट, डन। तो चलो जी, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6। कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। ये भी कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स ईच के। लेकिन वी हैव टू अटेम्प्ट, क्या सारे क्वेश्चन करने हैं? वी हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। तो ये 5 हो गए ना, 2, 3, 4, 5, 6। इन 5 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जब आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 20 मार्क्स के, तो आप 80 मार्क्स का और पेपर कर चुके होंगे। तो 20 मार्क्स का आपने पहला क्वेश्चन किया, ओके जी, 20 मार्क्स का, और उसके बाद आपने 80 मार्क्स का और पेपर कर लिया। आपका टोटल पेपर कितने मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया? 100 मार्क्स का। तो सर क्या ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे कि 20 मार्क्स के होंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा।
इन क्वेश्चन के पैटर्न कैसे होंगे, या तो ये पूछा जाएगा 12-8 में, या 8-12 भी हो सकता है ऑब्वियसली। ए पार्ट 12 मार्क्स, बी पार्ट 8 मार्क्स, दोनों अलग अलग टॉपिक के एक क्वेश्चन बन गया 20 मार्क्स का। इट कैन बी 15-5, इट कैन बी 10+5+5। क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं वो मैं आपको सारे बता रहा हूँ। 10-5-5, इट कैन बी 16-4, इट कैन बी 10-10 एंड इट कैन बी 20-0 एज वेल। 0 क्या, फिर तो एक ही पार्ट बनेगा, जस्ट 20। और वो कौन से टॉपिक में से 20 मार्क्स का सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई? तो ये पैटर्न बनेगा। 12-8 का मतलब 8-12 भी ऑब्वियसली हो सकता है। पहला पार्ट 8 मार्क्स का, सेकंड पार्ट फॉर 12 मार्क्स। 15-5, 10-5-5, 16-4, 10-10, 20, बस यही कॉम्बिनेशन इंस्टीट्यूट बना। तो आपको देखा जाए टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं, सबके 2 पार्ट भी मान लें तो 8 क्वेश्चन ये हो गए, और पहले के भी 3, तो आपको अराउंड 11 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो कहने के लिए कि हम सर 5 क्वेश्चन करेंगे, तो 5 एक्चुअल में 10-11 पार्ट आपके बन जाते हैं। पहले के तो 3 पार्ट हैं ही, और आगे भी कम से कम 2 पार्ट तो बने। समझ में आता सबको पैटर्न? यस और नो? तो ये हमारा पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये भी डिस्कस हो गया, सिलेबस भी डिस्कस हो गया, अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है ये भी डिस्कस हो गया, इंस्टीट्यूट क्या हमसे चाहता है, हमारी प्रोफेशनल डिग्री कितनी रेलेवेंट है कंट्री के लेवल पे, वो भी आपको पता चल गया। ओके जी, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है हर क्लास में। इसके बाद हमारी क्लासेस की हाइलाइट्स, हम क्लासेस में क्या क्या चीज़ें करते हैं वो आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए। देखो जी, आपको क्लास में सबसे पहले तो पूरा कंसंट्रेशन रखना है, और कुछ जो की पॉइंट्स होंगे उनको आपको क्या करना है, उनको की पॉइंट्स को अच्छे से मार्क करना है। आप उसके लिए कोई भी कलर पेन यूज़ कर सकते हैं, आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ यूअर टेक, बट वो आपको साथ में कैरी करना ही करना है। आज ही बता रहा हूँ जिससे अगली क्लासेस में आपके पास हो। पूरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सारे क्वेश्चन तो एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं होंगे ना, शायद उसका कुछ एडजस्टमेंट बहुत इंटरेस्टिंग हो, या पर्टिकुलर कोई एक ऐसी चीज़ हो जो हमें परेशान कर रहा है, जिसका वर्किंग नोट बहुत टेक्निकल हो, तो बस उसी को हाईलाइट करेंगे, कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, जिससे हमें पता हो कि एंड में क्या रिवाइज करना है। पहले हमारे पास उसके लिए एक रिवीजन प्लान तैयार पड़ा हो। और क्या करना है, आपको हर क्लास में ज़रूरी है कैलकुलेटर अपने पास रखना। कैलकुलेटर इज़ मस्ट। अगर कैलकुलेटर आपके पास नहीं होगा, आप क्लास को अपनी पूरी पावर पे नहीं कर रहे हो। आपको पता है इस एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड है, अभी तक तो अलाउड नहीं था। तो हम लोग कहते थे कि पूरा क्वेश्चन तो आता है लेकिन कैलकुलेशन गलत हो जाती है। कैलकुलेटर होता तो पता नहीं क्या कर लेते। अब कैलकुलेटर है तो आपको लेके भी आना है। अकाउंट्स की क्लास में कैलकुलेटर मस्ट है। कभी कभी तो मैं बच्चों को भी बाहर निकाल देता हूँ अगर उनके पास कैलकुलेटर्स नहीं होते। तो आज ही ले लेना, और कौन सा कैलकुलेटर लेना वो भी मैं बता देता हूँ। अभी इधर है नहीं, मैं आपको बता दूंगा कौन सा कैलकुलेटर लेना है। वो कैसियो का आता है, वही लेना है, बिकॉज उसमें आप लोग सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं बहुत सारी जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। और कई बार तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही पता होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। विद माई एक्सपीरियंस आई विल टेल यू कि आपका क्या आंसर आना है क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही। तो जब आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो कि आपके पास एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस पहले होता है कि नहीं होता। कभी आपको पता होता था कि बुक के पीछे ये आंसर मिल जाते थे, तो आप हमारे लिए आंसर को मिलाना आसान हो जाता था। या कहीं ना कहीं गलत होता है तो पता तो चल जाता है कि गलत है, तो वो हम लोग सारी ट्रिक्स सीखेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर कैलकुलेटर लेके आना पड़ेगा। क्लास में कुछ टॉपिक्स को कराने के बाद अगर मुझे लगेगा ये क्वेश्चन बिल्कुल आप कर सकते हैं, तो क्लास में ही क्या होगा, लाइव टेस्ट होगा। क्लास में ही लाइव टेस्ट होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा एंड यू हैव टू सॉल्व ऑन योर नोटबुक। ऑब्वियसली उसके बाद मैं कराऊंगा और आप सेल्फ ही यहाँ पर मार्किंग करेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि आप क्लास के ही इन्वायरमेंट में कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, और मुझे भी उसी टाइम आपके रिजल्ट्स मिले। उसके बाद रेगुलर टेस्ट तो होंगे ही होंगे, जैसे जैसे टॉपिक्स आपके कंप्लीट होंगे उसके क्या होंगे, रेगुलर टेस्ट आपके चलते चले जाएंगे। तो ये तो है ड्यूरिंग द क्लासेस की चीज़ें जो आपको यहाँ पर करनी है। साथ में बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, इकॉनमी में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो मेरा काम है, वो मैं आपको साथ साथ डिस्कस करवाता रहूँगा। एंड में हम लोग करते हैं रिविजन्स। तो रिवीजन के लिए हमारे पास यूट्यूब पे ही हम रिवीजन मैराथन्स अपलोड कर देते हैं, जिसमें अराउंड 12 to 15 आवर्स में आपका पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट क्या होता है आपको डिलीवर किया जाता है।
एंड बिलीव मी, मैं आपको अकाउंटिंग की बात करूं, पहले भी मैंने रिवीजन मैराथन डाली, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। नॉट बिकॉज कि आपको वो पढ़ने लग जाना है, पढ़ना नहीं है, पर आपको उससे आइडिया लग जाएगा। उसमें मैं 100% कॉन्सेप्ट डिलीवर करता हूँ, 99 भी नहीं, 100%। सर फिर तो हम वही पढ़ लें, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ों को आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी साथ में बहुत सारे करते हैं, एक बिल्कुल स्टेबल मैनर में आपकी प्रिपरेशन होती है। उसमें हम लोग थोड़ा सा फास्टर चलेंगे, कॉन्सेप्ट के पीछे के लॉजिक जो है उतनी डिटेल में नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं 10 एग्जाम्पल देता हूँ तो वहाँ पर शायद 2 ही दे पाऊँगा, और क्वेश्चन ऑब्वियसली वहाँ पर नहीं हो पाएंगे। 12-14 घंटे में क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चन बहुत कम हो पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे। तो ये भी एक आपको बाद में एग्ज़ाम से पहले आपको ये भी एक सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से। उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज़ होगी जो हम लोग अनाउंस करते हैं, एंड दैट इज़ ओपन फॉर ऑल। मॉक टेस्ट सीरीज़ में आप पेपर सॉल्व करते हैं जस्ट एज पर एग्ज़ाम पैटर्न। 3 आवर्स का पेपर होगा यहाँ पर, या जो भी हमारे पास जगह है, बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह। सर क्या वो पेपर चेक करके भी मिलेगा 3 घंटे का? एब्सोल्युटली, आपको वो पेपर मार्किंग करके चेक होके भी आपको मिलेगा। बाकी तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे क्लास टेस्ट, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ये दिए नहीं जाते, बस इसकी जगह आंसर्स पकड़ा देते हैं कि आपने पेपर दिया, एंड में जो आंसर्स के सोल्यूशन है वो लेके चले जाओ। लेकिन बच्चा खुद से तभी भी नहीं पता लगा पाता कि मेरी कहाँ पर गलती है। आंसर्स मिलने से तो नहीं पता चल सकता ना, तो आंसर्स तो आपको मिलेंगे ही, और साथ में उसको पूरा चेक करके मिलेगा। तो ये सब जब चीज़ें आप लोग कर चुके होंगे तो बिल्कुल आप लोग रेडी होंगे फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। एंड बिलीव मी, आज पहली क्लास है इसीलिए बोल रहा हूँ। किसी ने फीस तो नहीं दी ना अभी? हाँ जी, नहीं दी ना, अच्छी बात है। सुन लो, अब अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं कि सर हमें पास करा दो, 50 नंबर हमें तो चाहिए और 200 का टारगेट चाहिए सिर्फ, अगर आपकी ये थिंकिंग है, पैसे तो दिए नहीं तो मैं रिफंड की भी बात नहीं कर सकता, तो आप आराम से घर पे सेल्फ स्टडी करो। इतने तो आप वैसे भी ले आओगे। पहली क्लास में कौन बोलता है? ओके, आती हुई लक्ष्मी को तो कोई मना नहीं करता ना। मैं तो आपको पहली क्लास में बोल रहा हूँ कि अगली क्लास में मत आना, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे सेल्फ स्टडी करो। इतनी दूर दूर से आ रही हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अगर आपका इतना ही टारगेट है, लेकिन अगर आपका कम से कम अकाउंटिंग का टारगेट है 70 प्लस 70 और 80 और 90 और इवन 90, मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 90 प्लस मार्क्स, 90, 91, 24 एक्सेट्रा। तो अगर आपके टारगेट ये हैं, देन यू कैन कम इन माई क्लास, और हम इसी के लिए प्रिपरेशन करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, स्टार्ट से, 0 लेवल से, कि कैसे कैसे हमें फाउंडेशन लेवल की प्रिपरेशन करनी है, इंस्टीट्यूट की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं, हर कॉन्सेप्ट डिलीवर करने हैं। मैं ये 40-50 के लिए तो ऑब्वियसली नहीं करवा रहा हूँ कि 40-50 नंबर आपके आ जाएं और उसके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि हमको यहाँ पर जो स्कोर करना है वो 40-50 के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी, हमको कितने की करनी है? 70, 80, 90 प्लस मार्क्स। आर यू ऑल रेडी टू अपीयर फॉर 70, 80, 90? यस और नो? कोई 40-50 वाला तो नहीं है ना? देखो 40-50 वालों के लिए तो मैं इजी रोड दे रहा हूँ कि आराम से घर पे पढ़ो तभी भी आ जाएंगे। तो उसको भूल जाओ कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 200 चाहिए नहीं चाहिए। ऐसे पढ़ेंगे तो 300 प्लस क्या 350 मार्क्स लेके जाएंगे। 300 से 350 की रेंज हमको लेके चलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ऑल राइट, तो आज के लिए बस इतना ही, जितना मुझे चीज़ें आपको बतानी थी रिलेटेड टू माई सब्जेक्ट, रिलेटेड टू अवर कोर्स, अवर इंस्टीट्यूट, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। So we'll continue our core curriculum in the next class. Till then, goodbye, take care, stay safe and stay blessed everyone.